हेलो नमस्कार दोस्तों, वन शॉट वीडियो में आप सबका स्वागत है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 14 मार्क्स कवर करते हैं। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आप स्ट्रैटेजी से पढ़िए। और बहुत बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये दिक्कत होती है कि सर हम पढ़ रहे हैं बट हमको एक्चुअली क्वेश्चंस जब आ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा कि आंसर कैसे लिखा। और सच में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब 9 यूनिट पे जितना आप वक्त देते हो, 200 से ज्यादा पेजेस है, 30 मार्क्स है, उसका आधा कर लो यार। मतलब 14-15 मार्क्स, 14 मार्क्स तो कंपलसरी मिल रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। तो आप अच्छे से मॉड्यूल पढ़िए और इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन और इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर मैंने कवर किए हुए हैं। सारे जो एमटीपीज है, पिछले 5 मॉक टेस्ट पेपर, एक मेन पेपर इसमें कवर है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा या अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको पढ़ना है। तो इस वन शॉट रिवीजन वीडियो को आप अपनी स्पीड पे देखिए, जो आपको कंफर्टेबल 1.5 1.75, लेकिन कंप्लीट कीजिए दोस्तों। और मैं आपको कहता हूं कि बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और आपके आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करोगे और लॉ का डर आपके दिमाग से दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो शुरू हो रहा है। ऑल द बेस्ट और अपने आप पे भरोसा रखिए, पूरा वीडियो कंप्लीट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार वंस अगेन आप सबके साथ जुड़ रहा हूँ। सीए फाउंडेशन लॉ इस सब्जेक्ट के पिछले जितने भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर हो, मेन पेपर हो, उसमें चैप्टर वाइज एनालिसिस लेके दोस्तों अब तक हम कंपनीज एक्ट कवर कर चुके हैं। हमने देखा कि 21 मार्क्स के क्वेश्चन कंपनीज एक्ट से आ रहे हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आ रहा है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको वो, अगर आपने सीरीज देखा होगा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, होगा। नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अमोल कासार एकेसीए प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है। और जिनके पास आईफोन है प्लीज हमें ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे कैसे ऐप डाउनलोड करना है। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चैप्टर नंबर 6 जो हमने कंप्लीट किया है, 21 मार्क्स हमने देखे कि हर एक अटेम्प्ट में आ रहा था। अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 पे जो होगा 14 मार्क्स। और ये दो अगर मैं ऐड कर दूं दोस्तों तो आपके करीब करीब 35 मार्क्स कवर हो जाते हैं। आप देखिए और कितना सर प्रीवियस, और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्या कवर करने वाला हूं मैं इस सीरीज में, आज हम लेक्चर 1 पे दोस्तों। और लेक्चर 1 में चैप्टर नंबर 7 के हम लोग मॉक टेस्ट पेपर 1 जो जून अटेम्प्ट से रिलेटेड था वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ, सीए फाउंडेशन में लॉ का पेपर 100 मार्क्स का हो गया। वहां पे ये जून का पहला अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, एज पर न्यू सिलेबस, एज पर न्यू सिलेबस। और हम लोग देखेंगे कि उसमें 3 एमटीपीज मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने बनाए थे और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं, वो भी हम एनालिसिस देख लेंगे। फिर सितंबर के अटेम्प्ट के पहले 2 मॉक टेस्ट थे, तो आपके ऐसे टोटल इस पूरे सीरीज में 8 पेपर डिस्कस हो जाएंगे। दोस्तों सीधा चलते हैं जून 2024 के एमटीपी 1 में, जहां पे आप लोग देखोगे कि 2 सवाल पूछे गए थे, एक क्वेश्चन नंबर 4 बी में और एक क्वेश्चन नंबर 6 ए में। दोनों ही क्वेश्चन 7-7 मार्क्स के थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। देखिए जरा, समझते हैं। और बहुत सिंपल है दोस्तों ये चैप्टर। ये जब मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं तो दो चीजों का मैं ध्यान रख रहा हूं कि आप एक तो 1.5 की स्पीड पे देख रहे हो, बोलने की जरूरत है नहीं सी स्टूडेंट को, वैसे ऑलरेडी कुछ बच्चे देख रहे होंगे। दूसरी बात दोस्तों, आपने पहले पढ़ा है तो भी आपको समझेगा, नहीं पढ़ा है गलती से तो मैं ट्राई करूंगा कि हर एक चीज डिटेल में बताऊं ताकि आप लोगों का ये सीरीज देख के ही पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। भाई और बहनों, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे स्टेशन को। पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और पूछा गया था कि बताइए इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। 7 मार्क्स का सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था दोस्तों। तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग लिखना, बहुत अपने वर्ड में लिखना सर। ये तो इंस्टीट्यूट जब भी सजेस्टेड आंसर बनाती है तो मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट कर लेती है। हमारा लैंग्वेज इतना सही रहे ये नेसेसरी नहीं है, आप अपने ओन वर्ड में लिखो, कंसेप्ट सही रहे तो भी चलेगा। व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सर? देखो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक तो इतना इजी था सर, वन लाइनर है, सब वन लाइनर है। 7-8 पॉइंट है, मैं आपको बता दूं। और मॉड्यूल के आपने जो शॉर्ट पॉइंट देखे रहेंगे तो एकदम सर, मतलब एकदम हलवा था एक क्वेश्चन। 7 मार्क्स बोनस थे इस एमटीपी में। और सर ये क्या मेन पेपर में आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है बेटा। अगर मॉक टेस्ट पेपर में जो पेपर सेटर वो कंसीडर कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को, तो मेन पेपर के लिए उसे ध्यान में रखिएगा। तो शुरुआत करते हैं सर, व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जिन्होंने पढ़ा है और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा दोस्तों, हम लोग लाइन टू लाइन जाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं थोड़ा क्विकली। जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगा। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मियर मतलब ओनली डिलीवरी और इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ठीक है सर, ये वाला चीज आप ध्यान से लिखिएगा कि सिर्फ फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये तो आपको आना ही चाहिए था बेटा। द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मींस डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। अब आप इतना डिटेल में मत लिखिएगा वहां पे।
ये तो इंस्टीट्यूट ने, मैंने कहा ना, मॉड्यूल से उठा के सीधा सजेस्टेड आंसर बनाया है, तो आप इतना डिटेल में एक्सपेक्टेड नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि सर आशीष लेवल का, बिल्कुल नहीं बेटा। तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है ओनली डिलीवरी या इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से। द प्रॉपर्टी इन सच इंस्ट्रूमेंट पासेस बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर द वैल्यू। द एक्ट डज नॉट डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हमारा जो एक्ट है उसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन हाउएवर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ओनली 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो हमें पता है क्या सर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक पेएबल either टू ऑर्डर और बेरर। बस आप लोगों को मीनिंग में बेटा ये एकदम जनरल लाइन थी जो आप लिख सकते थे। पहले तो फ्रीली ट्रांसफरेबल फॉर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मेयर ओनली बाय डिलीवरी, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, और एंडोर्समेंट और डिलीवरी, पहला पॉइंट। दूसरा, एक्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी सेक्शन 13 अगर देखें हम इस एक्ट का, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने 3 पार्ट में बताया हुआ है हमें। जैसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीओई, प्रॉमिसरी नोट और चेक, ये 3 लिख दो भाई, दैट्स ऑल। तो आपका व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आंसर यहां पे खत्म हुआ। अब दूसरा बेटा सवाल था कि बताइए इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये तो आप जब मॉड्यूल में पढ़ते हो तो सबसे सही ढंग से दिया हुआ है, और ये सीधे आईसीआई के आंसर है बेटा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटर्न में चाहिए, इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी साइन, प्रॉपर साइन चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए वन पर्सन टू अनदर पर्सन, होल्डर्स का जो टाइटल है वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम डिफेक्ट, इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम टिल इट्स सेटिस्फैक्शन। तो कोई लिमिटेशन नहीं कि आप 10 बार ट्रांसफर करो, 20 बार करो, एनी नंबर ऑफ टाइम। तो सर ये 5 पॉइंट तो आप वन टाइम सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो यार। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूछा था, चेक, बीओई, ऐसा स्पेसिफिक नहीं, उन्होंने जनरल पूछा है सवाल। आप जब मॉड्यूल देख रहे हो तो उन्होंने बीओई के भी कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, चेक के भी दिए हुए, प्रॉमिसरी नोट के भी दिए, लेकिन उन्होंने इन जनरल क्या पूछा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो आप क्या बोलोगे बेटा? इज नेसेसरीली इन राइटिंग, पहला इट शुड बी साइन, दूसरा, तीसरा है फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और तीसरे पॉइंट से कनेक्ट करो भाई पांचवा पॉइंट, जो ट्रांसफर होगा एनी नंबर ऑफ टाइम, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है करके, और वो डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। आगे बेटा, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल प्रॉमिस। ये कीवर्ड आप ध्यान में रखना, कौन सा प्रॉमिस होना चाहिए? अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मनी। द प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट मनी वैल्यू। तो ये था भाई, मनी वैल्यू होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया भी था, लेकिन अभी आप रिवीजन के तौर पे देख रहे हो तो ध्यान रखिए, आपको रिकॉल हो जाएगा। फिर द सम पेएबल, द टाइम ऑफ पेमेंट, द पे मस्ट बी सर्टन। तो ये वाला पॉइंट था सर्टनिटी, ये आपका कीवर्ड है सर्टन, कि आपको किसको पैसा, कितना पैसा देना है, सम पेएबल, कौन से टाइम पे देना है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, और पे जिसे देना है। आप लोग ध्यान में समझिए बेटा, ये सर्टन होनी चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर, और यस वो डिलीवर होना चाहिए। मेयर ड्रॉइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी। आपने इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया और अपने पास रखा, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगा। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉई के पास भेजते हैं, ड्रॉई उसे एक्सेप्ट करता है, तो ही उसका एक वैलिडिटी बनता है, यस और नो। तो आपने डिलीवर करना चाहिए, तो ये कीवर्ड है मस्ट बी डिलीवर, शुड बी डिलीवर करके। ठीक है, चलो 8 पॉइंट क्विकली हम रिवाइज करेंगे, बताओ इसे, तो मेरे साथ लर्न भी हो जाइए, है ना। एमटीपी 1 जून का आप जो क्वेश्चन करो मेरे साथ डन हो जाए करके, और एक छोटे छोटे सेशन रखने वाला हूं, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कवर हो गए एमटीपी 1 के। दूसरे सेशन में दूसरा होगा सब्जेक्ट, तो आप कितने अच्छे से इसे रिस्पॉन्ड करते हो उतना ज्यादा हम भी चीजों को आगे डील करेंगे। चलो बेटा, पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेटा, स्पेसिफिकली वो जनरल बात कर रहे हैं, तो राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तुरंत ये लिख देना कि एनी नंबर ऑफ टाइम हम ट्रांसफर करते हैं, होल्डर का टाइटल डिफेक्ट फ्री होना चाहिए, सर अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, और प्रॉमिस रिलेटेड टू ओनली क्या रहेगा? मनी। तो आप अगर मॉड्यूल पढ़ा रहेगा तो आपने देखा रहेगा कोई होर्स देने का बोलता है तो बोले मनी का ही आएगा, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो वाला एग्जांपल नहीं आता। अगर मॉड्यूल पढ़ा है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल याद रखो, जो सर्टेनिटी होना चाहिए, पे कितना अमाउंट देना है, कौन से टाइम पे देना है, किसे देना है करके, और यहाँ पे मस्ट बी डिलीवर, ये शुड बी, सिर्फ ड्रॉ करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा, आपने बनाया तो डिलीवर कीजिए, दैट्स ऑल दोस्तों। हो गया आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन एमटीपी 1 से। अब दोस्तों दूसरा जो सवाल था, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट कीजिए इसे, 7 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन 138 पे आया था। अब बच्चे जब ये चैप्टर पढ़ते हैं 7, तो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, इस सेक्शन पे ध्यान नहीं देते, और देते तो भूल जाते बात, जैसे अभी भी बहुत बच्चे भूल गए रहेंगे। एक काम कीजिए बेटा, सेशन को थोड़ा पॉज कीजिए और आप इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, तो आपको समझ में आ रहा है क्या, आंसर आ रहा है क्या, बस अपने आप को रिकॉल कीजिए कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं तो चलो अब मैं आपको बता रहा हूं क्या है बेटा। देखो क्वेश्चन है, प्रियांश परचेज सम गुड्स फ्रॉम सुमित। प्रियांश नाम के बंदे ने सुमित से कुछ गुड्स परचेज किए, उसने बदले में क्या इश्यू किया? चेक। किसको? सुमित को, फॉर सेल प्राइस ऑन 14 जून 2023।
2023, ठीक है सर, 14 जून को उन्होंने चेक भी दे दिया। सुमित प्रेजेंट द चेक इन हिज बैंक एंड हिज बैंक इन्फॉर्म हिम ऑन 19 जून, 14 दिन मतलब 5 दिन के बाद उसके बैंक ने इन्फॉर्म किया कि जो चेक आपने दिया था वो रिटर्न हो गया अनपेड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड इन द अकाउंट ऑफ प्रियांश, कि प्रियांश के अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड था। और ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि पूरा प्रोविजन ही इनसफिशिएंट फंड के अर्थ गिर्द घूमता है 138 का। क्यों रिटर्न हुआ? क्योंकि इनसफिशिएंट फंड था। बोलो क्यों रिटर्न हुआ? क्योंकि इनसफिशिएंट फंड। एवरीबॉडी, क्यों रिटर्न हुआ? क्योंकि इनसफिशिएंट फंड था। सुमित स्यूड मतलब भाई अभी केस कर दिया प्रियांश पे अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये तो आईसीआई ने तुमको कह दिया था। इंस्टीट्यूट आपसे पूछना क्या चाहती है? इंस्टीट्यूट पूछ रही है बताइए, स्टेट विथ रीजन, रीजन के साथ बताइए वेदर दिस सूट्स इज मेंटेनेबल। क्या सुमित ने जो केस किया है प्रियांश पे ये मेंटेनेबल है? क्या कायदे में इसका अनुमति है कि सुमित गलत कर रहा है? चेक तो बाउंस हुआ है सर, रिटर्न तो हुआ, उसमें क्या बड़ी बात है? ऐसा कुछ क्या कर सकता है क्या? तो भाई और बहनों देखते हैं आंसर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, हमारे मदर इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया हुआ है। बाय वर्च्यू, ये लैंग्वेज आया तो ठीक है भाई, बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, यहाँ पे ऑलरेडी सेक्शन दिया था तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, बस लैंग्वेज को ध्यान रखिए। अकॉर्डिंग टू लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 where check was issued by person to discharge legally enforceable debt। देखो भाई समझो प्रोविजन क्या बता रही है कि जब चेक इशू किया है, क्यों इशू किया है? क्योंकि मुझे सामने वाले का पैसा चुकाना है भाई, लीगली वो डेट मैंने कर्जा लिया था, वो कर्जा मुझे रिपेड करना है, तो इसीलिए अगर मैंने चेक इशू किया है। वॉज डिसऑनर, और अगर वो डिसऑनर हो जाता है, रीजन क्या बेटा? डिसऑनर बाय बैंक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, such a person shall be deemed to have committed an offense and shall without prejudice to any other provision of this act be punished। देखो बेटा ये प्रोविजन की बात कर रहे हैं सेक्शन 138। उन्होंने कहा कि आपने डिस्चार्ज लीगल, आपका ना आप डिस्चार्ज मतलब मुक्त होने से, आपके कर्जे से, लाइबिलिटी से मुक्त होने के लिए अगर आपने कोई चेक इशू किया है और बैंक उसे डिसऑनर करती है, कौन से ग्राउंड पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। तो इस केस में ये डीम टू बी मतलब ये माना जाएगा कि आपने दूसरा प्रोविजन छोड़ो, ये इसका मतलब है बाकी कुछ भी रहे तो ये छोड़ो साइड में, आपको आपने गुनाह किया है एंड वो पनिश होगा विद द इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट पता है ना बेटा, आपको जेल हो सकती है जो विच में एक्सटेंड 2 इयर्स, मतलब वो 2 साल तक उसका टाइम जा सकता है बेटा, 2 इयर्स तक जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल, या तो और विथ फाइन विच में एक्सटेंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और विथ बोथ। देखो ये आपको बस लिखना था सही ढंग से, ये प्रोविजन आपको लिखना था कि आपको एक तो जेल हो सकती है जो 2 साल तक एक्सटेंड होगी, ऐसा नहीं कि 2 ही साल, कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 इयर्स, नहीं बेटा, एक्सटेंड अप टू 2 ईयर मतलब 2 साल तक। लैंग्वेज यहां पे ध्यान दीजिए कि 2 साल तक बढ़ेगी, नहीं तो और ये लिखना बहुत जरूरी, यहां पे अगर आपने एंड लिखा तो गलत हो गया। ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो, मैं बता रहा हूं, और ये स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो तो इधर तो आपको ध्यान देना है। एक तो आपको 2 साल की से जेल हो सकती है, इंप्रिजनमेंट मतलब जेल, विच में एक्सटेंड, ऐसे लिखना, सिर्फ 2 इयर्स नहीं 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, नहीं तो फाइन हो सकता है, विच में यहां पे में है क्या बोला, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ, क्या बेटा, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ, या तो दोनों हो सकता है। हावेवर लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है बेटा, अभी पूरा प्रोविजन होगा क्योंकि 7 मार्क्स का सवाल था। अब बच्चे बोलते सर कैसा लिखे हम लोग, क्या इतना लिख देगा कि हमको तो पूरा लर्न था, हम तो लर्न करके गए थे कि उसको जो भी जेल हो सकती है अप टू विच में एक्सटेंड टू 2 इयर्स और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, या तो बोथ, ये हम लिख के आए सर आगे बेटा। लेकिन ये तो लिखो यहाँ पे, इसलिए आप पढ़ो कि आपका पूरा का पूरा वो प्रोविजन, वो सेक्शन यहाँ पे मेरे साथ डन हो जाएगा, आपको मॉड्यूल वापस पढ़ने की जरूरत नहीं। हाउएवर चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू बैंक विद इन 3 मंथ और वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक विच एवर इज अर्लियर। देखो बेटा लेकिन ये जो सुमित है, ये जो सुमित है वो प्रियांश पे कब केस कर सकता है? जब सुमित ने चेक किधर बैंक प्रेजेंट किया हो, बैंक में। कितने महीने के लिए वैलिड है बेटा चेक? 3 महीने के लिए वैलिड है, तो 3 महीने के अंदर या जो भी टाइम बोला है उसके अंदर आपने प्रेजेंट, तो सुमित ने गलत नहीं होना है, आपने अपने साइड से गलती नहीं करनी है, तो ही सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा, नहीं तो होगा नहीं। आप सही रहो तो 138 सामने वाले पे लगा दो। दूसरा, द होल्डर मेक डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ सेड अमाउंट ऑफ मनी बाय गिवन नोटिस इन राइटिंग the drawer of the check within 30 days of receipt of information from bank regarding return the check as unpaid। देखो बेटा आपने बताया था 30 दिन का टाइम पीरियड दिया था, ठीक है, इंफॉर्मेशन, और फिर भी आप नहीं दे रहे हो तो उस केस में 138 लगाओ। एंड द ड्रॉवर ऑफ सच ए चेक फेल टू मेक पेमेंट ऑफ सेड अमाउंट ऑफ मनी विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ, क्या बेटा, सेड नोटिस। तो तीन बातें याद रखो, पहले तो आप विद इन टाइम चेक डिपॉजिट करो,
दूसरा, जो होल्डर डिमांड कर रहा है फॉर पेमेंट की, वो राइटिंग में नोटिस देगा ड्रॉवर को कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज। कितने दिन के अंदर बेटा? विद इन 30 डेज ऑफ रिसीव ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बैंक रिगार्डिंग रिटर्न टू चेक अनपेड। देखो बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ, ये लिख के बताता हूँ, ध्यान दो, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। अपने केस में कौन था? सुमित और प्रियांश। ये समझो, इस पे थोड़ा डाउट है तुमको तो मैं बता देता हूँ। सुमित ने चेक दिया, किसको चेक दिया बेटा? प्रियांश को। प्रियांश ने सुमित को चेक दिया, और सुमित ने वो चेक किधर डिपॉजिट किया? उसके बैंक में। उसके बैंक में। बैंक सुमित को बोलती भाई कि ये चेक तेरा रिटर्न हो गया है। अब जब बैंक ने सुमित को बोला कि तेरा चेक रिटर्न हो गया है क्योंकि इनसफिशिएंट फंड था, जो भी था, तो सुमित ने कितने दिनों के अंदर प्रियांश से पैसा, ये चीज बतानी चाहिए। देखो यहाँ पे बोला हुआ है क्लियरली, इस प्रोविजन को पढ़िए। द होल्डर मेक डिमांड द पेमेंट ऑफ सेड अमाउंट ऑफ मनी बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग द ड्रॉवर ऑफ चेक विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक रिगार्डिंग द रिटर्न। तो 30 दिन के अंदर भाई इसने राइटिंग में इसको नोटिस देना चाहिए प्रियांश को कि भाई मेरे को पैसा दे दे। नोटिस मिलने के बाद प्रियांश को कितने दिन का टाइम मिलता है बेटा? 15 दिन का टाइम मिलता है, जिसमें प्रियांश ने पैसा देना है। देखो, द ड्रॉवर ऑफ द चेक फेल्ड टू मेक पेमेंट ऑफ सेड अमाउंट ऑफ मनी विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ सेड नोटिस। देखो, 30 दिन के अंदर नोटिस देना है सुमित ने। नोटिस प्रियांश के पास है, तो उसके 15 दिन के अंदर प्रियांश को क्या करना है? पैसा वापस दे देना। अगर प्रियांश ने 15 दिन के अंदर पैसा दिया नहीं, तो आप उसको सेक्शन 138 लगा दो। अगर आपने सेक्शन 138 लगाया तो इसमें क्या होगा? पहला, एक तो आपको जेल हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट, विच में एक्सटेंड अप टू कितना बेटा? 2 इयर्स। नहीं तो और आपको फाइन लगेगा, जो कितना अमाउंट रहेगा? ट्वाइस ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक। नहीं तो आपको तीसरा पॉइंट लिखिए, बोथ, इस तरीके से आप लिखिए। लेकिन ये कब होगा? पहले ऊपर का ये सारा कारनामा हो जाएगा। सुमित ने बैंक में चेक दिया, बैंक ने उसे रिटर्न किया, बोला कि ये चेक क्लियर नहीं हुआ है। वो इंफॉर्मेशन मिलने के 30 दिन के अंदर आप प्रियांश को रिटर्न में नोटिस दीजिए। नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर प्रियांश ने पैसा देना चाहिए, और नहीं दिया तो फिर आप 138 पे जाइए, और 138 में आपको इन तीनों में से कोई तो एक, या फिर दोनों में से कोई तो एक, नहीं तो दोनों आप पनिशमेंट दे सकते हो। अब ये पूरा प्रोविजन आपने लिखा बेटा। अब नीचे लिखोगे, इन द इंस्टेंट केस, ये फैक्ट ऑफ द केस है, प्रियांश इशू चेक टू सुमित फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ परचेस फ्रॉम हिम, जो भी गुड्स परचेस किया था। सुमित प्रेजेंट द चेक इन द बैंक, इट वाज रिटर्न अनपेड ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, द फंड इन द अकाउंट ऑफ क्या बेटा? प्रियांश। प्रियांश के बैंक में कोई भी पैसा था नहीं। सुमित ने केस कर दिया प्रियांश को अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। For filing suit under section 138, Sumit should have make demand for payment by giving notice in writing for Priyansh up to 18 जुलाई। मालिक अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, ये 7 मार्क्स का सवाल ऐसे हलवा सवाल नहीं था। यहां पे बैंक ने कब इन्फॉर्म किया है? क्वेश्चन में आइए। बैंक ने इन्फॉर्म किया है 19 जून को। क्या भाई कि तुम देखो, 14 को इसने चेक दिया, बैंक ने 19 जून को बोला कि भाई इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के हिसाब से तुम्हारा पैसा अब क्या हो रहा है? सॉरी, तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, चेक रिटर्न हो रहा है। तो हमने देखा ना, इसके 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज सुमित ने क्या करना चाहिए? रिटर्न में नोटिस देना चाहिए। तो 30 दिन अगर काउंट करोगे तो कितने होते भाई? 18 जुलाई तक। जून में आ गया था, अब जुलाई, 18 जुलाई से पहले उन्होंने, मतलब सुमित ने प्रियांश को पहले एक रिटर्न में नोटिस देना चाहिए था। इन केस प्रियांश फेल टू मेकिंग पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सेड नोटिस, सुमित कुड स्यू अंडर सेक्शन 138। तो बोले कि अगर इसने फिर नहीं दिया होता तो फिर सुमित क्या करता? केस करता। इसका मतलब ये जो यहां पे बात दी गई है, क्या ये सूट मेंटेनेबल है कि नहीं है? तो इसका तो उन्होंने ना नो बोला है, ना उन्होंने यस बोला है, इनडायरेक्टली उन्होंने तो नो बोल दिया है यहाँ पे। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने कहा कि यहां पे हम लोग आपको प्रोविजन बताएंगे, और प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये चार्ट याद रखो, बस ये चार्ट याद रखो, ये वाला प्रोविजन। पेनल्टी तो 138 का हमें पता है, लेकिन प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। और कहा कि सुमित ने 30 दिन के अंदर, मतलब 18 जुलाई तक उसे नोटिस देना चाहिए था रिटर्न में, फिर 15 दिन का वेट करे, और 15 दिन के अंदर अगर प्रियांश ने पैसा नहीं दिया तो फिर सुमित स्यू करता है डायरेक्टली। सिर्फ चेक आया और लगेज उसने 138 लगाया, ऐसे होगा नहीं। क्या आपको ये क्वेश्चन समझा बेटा? मजा आया क्या? बोलो यस और नो, कमेंट करो बॉस। अगर आप यहां तक रुके हुए हो और ये क्वेश्चन को आपने एमटीपी का समझा है, देखो 20 मिनट के अंदर सेशन रखा है, छोटा सा सेशन था, लेकिन बेटा अगर आपको मजा आया तो प्लीज एक बार लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और कौन सी सिटी से हो बताइए। और ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, वहां पे बहुत सारी चीजें अब आपके लिए आने वाली है। ठीक है, डेली क्विज से लेके बहुत सारी बातें। तो यही पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का
पहला एमटीपी हमारा हुआ है, स्टार्टिंग से हम शुरू कर रहे हैं तो सब कवर हो जाएगा। आने वाले इतने साल में बच्चे अटेम्प्ट दे उनके लिए बहुत बड़ा असेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जहां पे क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीजें हमने सेक्शन 138 को वापस रिवाइज किया, उसके प्रोविजन समझे, बातों को समझा, 30 दिन और 15 दिन का विषय समझा, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलो यहीं पे रुकते हैं, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तार वंस अगेन आपके साथ जुड़ रहा हूँ सीए फाउंडेशन क्वेश्चन आंसर का जो कंपाइलर है उसे लेके। इस पर्टिकुलर सीरीज में अब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे है, और हमने एक जो सीरीज जो चलाया है जिसमें हम देख रहे हैं कि एमटीपी 1 हमने कवर किया, जिसमें दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। बहुत बार बच्चों को ये जो 14 मार्क्स का चैप्टर है, जिसे मैं आपको कहता हूं कि कुछ भी हो जाए यहां से 14 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, मतलब बनेंगे बेटा। तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है सर अब कैस किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे जो स्टूडेंट है जो 12th के बाद पहली बार सीए फाउंडेशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना, या डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो क्या आएगा। तो एमटीपी 1 अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, 15-20 मिनट का सेशन है दोस्तों, जहां पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, जो था कि बताइए कि फीचर्स इसेंशियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। सीधा क्वेश्चन था 7 मार्क्स का। और दूसरा क्वेश्चन सेक्शन 138 पे बना था, और सेक्शन 138 बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो गया है ना। क्या पेनल्टी होती बताइए तो, आप लोगों को इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल हो सकती है, मतलब जो पैसा डुबाता है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से, चेक अगर बाउंस हो जाता है, किसकी बात की मैंने, चेक बाउंस हो जाता है, जो चेक आपने दिया था आपका लीगल ऑब्लिगेशन को पे ऑफ करने के लिए, पेड करने के लिए, और इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से वो बाउंस हो जाता है, चेक डिसऑनर हो जाता है। तो आप लोगों ने जिस दिन आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, देखो यहाँ पे हमने चार्ट बनाए थे, थोड़ा रिवीजन करके फिर सेकंड एमटीपी की तरफ बढ़ेंगे, आपको उतना कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा करके, ठीक है। तो जिस दिन आपको बैंक इन्फॉर्म करती है उसके 30 दिनों के अंदर, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, 30 दिनों के अंदर आपने नोटिस भेजना है राइटिंग में, ओके, जिसका चेक बाउंस हुआ है उसको, कि भाई आपके पैसे नहीं मिले हमें, ठीक है। और 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति ने आपको पैसे दे देना। अगर नहीं दिया तो फिर सेक्शन 138 में जाओगे, और सेक्शन 138 में आपको जेल हो सकता है, मतलब जिन्होंने पैसा डुबाया अप टू 2 इयर्स, या तो जितना अमाउंट उसने चेक बाउंस किया उसका ट्वाइस द अमाउंट, या तो दोनों। ये हमने किया हुआ था, देखो रिवाइज हो गया है ना। तो वैसे ही बेटा, अच्छा आप 1.5 पे देख रहे हो, उम्मीद है ना, थोड़ा लेक्चर का स्पीड बढ़ा सकते हो अगर आपके पास वक्त कम है तो, लेकिन सारे ही एमटीपी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हम आ रहे हैं एमटीपी 2 पे, ठीक है, जहां पे हम लोग देखेंगे कि जो 14 मार्क्स के क्वेश्चन थे, एग्जामिनर क्या सोच रहा है, कैसे क्वेश्चन इसने बनाया हुआ है। छोटा सा चैप्टर है, 14 मार्क्स आपके जेब में होने चाहिए। क्वेश्चन 4 बी में इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट और एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट पे पूछा था 7 मार्क्स का सवाल, कि बताइए क्या क्वेश्चन था, देखेंगे। फिर 4 और 3 मार्क्स के दो छोटे छोटे सवाल थे, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, सेक्शन 64, 4 मार्क्स का सवाल, और 3 मार्क्स का सवाल था कि डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। लेकिन यहां पे आप देखना, 3 ही मार्क्स का सवाल था बेटा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, और गिफ्ट में चेक दिया था और डिसऑनर हो गया। तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप पूरा लेक्चर देखिए, अच्छे सवाल है, 14 मार्क्स का सेशन और अपना लेक्चर भी यहाँ पे खत्म करके। ओके भाई और बहनों, अगर आपको सीरीज पसंद आ रही तो लाइक करना मत भूलिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप एग्जाम में बैठे हो, आपके सामने 7 मार्क्स का सवाल बन के आ रहा है, क्या, व्हाट आर द इनक्वेट एंड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और बहुत बच्चे ऐसे देखे गए हैं कि इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, और 7 मार्क्स का सवाल आ सकता है तुम्हारे अटेम्प्ट को भी, डेफिनेटली आ सकता है बेटा। देखो चलो, जिनको वहां पे नहीं समझा था या भूल चुके हैं, फटाफट से देखते हैं, छोटा सा आंसर है करके। मैं आपको लाइन टू लाइन बता रहा हूं, आप स्पीड बढ़ाए रखना तो दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला लाइन अंडर कर लो बेटा, ठीक है ना। बस इतना याद रखोगे, अपने ओन वर्ड में भी लिखते आएगा, इनकम्प्लीट इन सर्टन रिस्पेक्ट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कुछ तो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं, कुछ तो आधा अधूरा रह गया। जैसे अमाउंट नहीं डाला, मैंने आपको ब्लैंक चेक दे दिया, जब पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में चीज मैंने समझाई थी रेगुलर सेशन में, मैंने ब्लैंक चेक दे दिया, या तो अमाउंट या तो डेट नहीं डाला, कुछ तो चीजों की वजह से आधा अधूरा है। ये वर्ड देखो, इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या बेटा, इनकम्प्लीट इन सर्टन रिस्पेक्ट, द ड्रॉवर, मेकर, एक्सेप्टर, इंडोर्सर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट may sign and deliver the instrument to another person in his capacity, leaving the instrument either wholly blank or all having written it on the word incomplete। बस ये लिख देना यार,
कि जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाया जाता है, डिलीवर किया जाता है अनदर पर्सन, फिर वो क्या हो सकता है भाई? कौन? बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो ड्रॉवर की बात करेंगे, प्रोमिसरी नोट है तो मेकर की बात करेंगे, यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर है, किसी को इंडोर्स किया जा रहा है तो इंडोर्सर है। कोई भी व्यक्ति जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, पास ऑन कर रहा है, तो उस वक्त कुछ चीजें वहां पे ब्लैंक होगी। एक तो पूरा ब्लैंक है, होली ब्लैंक। किसकी बात करें बेटा? इनकोएट इंस्ट्रूमेंट लिखते आएगा इतना। नहीं तो उस पे लिखा हुआ है इनकम्प्लीट, नहीं तो ये वर्ड क्लियरली लिखा हुआ इनकम्प्लीट, उससे ही तो कहा जाता है इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट करके। इतना समझ में आ रहा है? लिख पाओगे पेपर में? रिवाइज हो रहा है? यस और नो? यस सर। सच ए इंस्ट्रूमेंट इट्स कॉल्ड इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट एंड दिस गिव्स पावर टू होल्डर टू मेक इट कंप्लीट बाय राइटिंग any amount either within limit specified therein or within limit specified by the stamp affixed on it। सर ये बताओ ये क्या लिखे? इनकम्प्लीट क्या है ये तो हमने इंस्टीट्यूट को बताया। अब ये कंप्लीट कौन करेगा? जिसको वो इंस्ट्रूमेंट मिला है वो व्यक्ति उसे कंप्लीट कर लेगा। जैसे आपने अमाउंट नहीं मेंशन किया था तो वो क्या करेगा? अमाउंट लिख देगा, फॉर एग्जांपल 80,000, जैसे उसको मन को सही लगे। नहीं तो आपने कोई स्टैंप पेपर लगाया उस पे, स्टैंप पेपर का लिमिट होता है बेटा, स्टैंप स्टैंप जो होता है, स्टैंप जैसे हमने कहा कि भाई लिमिट है कि 10,000 तक आप लिख पाओगे। कोई किसी किसी चेक पे लिखा होता है कि वैलिड अप टू 10 lakhs, ठीक है? तो उतना लिमिट के अंदर आप लिखो। तो ये वो वाला लैंग्वेज था कि जिस बंदे के बाद होल्डर 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 जो उसके पास बिल है वो उसे कंप्लीट कर पाएगा अमाउंट लिख के। द प्रिंसिपल ऑफ दिस रूल इन ऑफ एन इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस्टॉपल। इस्टॉपल मतलब समझते हैं ना बेटा? ये जिन बच्चों को नहीं समझा है आज तक उन्हें मैं एक सिंपल तरीके से बताता हूं बेटा। इस्टॉपल मतलब क्या होता है? आप कॉन्ट्रैक्ट में देख रहे होगे कि दो लोग होते हैं, ठीक है? दो लोग होते हैं और ये और बी, मैं नाम लिखता हूं तो आपको ये बहुत बच्चों को दिक्कत है। यहाँ पे ये वर्ड आया ना इस्टॉपल, बस ये बहुत बार रिपीट होगा लॉ में तुम्हारे, और बच्चों को आता ही नहीं, समझता ही नहीं। सपोज ए और बी दो भाई, दो दोस्त सॉरी, घूमने जा रहे थे एक गाड़ी पे। गाड़ी थी ए की, ठीक है? एक टू व्हीलर थी, वो टू व्हीलर गाड़ी थी ए की, ए ओनरशिप था। ये दोनों मिल चला रहा, देखो अभी सिनारियो को समझिए, आपको ये वाला पूरा स्टॉपल वाला विषय खत्म हो जाएगा। ए और बी दोनों दोस्त थे, ए की बाइक थी, बी गाड़ी चला रहा था, ए उसके पीछे बैठा था। सडनली वो रास्ते पे सी से मिलते हैं। सी पूछता है वाह क्या भारी गाड़ी है, और बी ए के सामने कहता है, ए के सामने सी से कहता है भाई ये गाड़ी तो मेरी है। क्या कहता है? ये गाड़ी तो मेरी है करके। तो देखो सी ए थर्ड पार्टी है, इसको नहीं पता क्या मैटर है। आपको मैंने बताया हुआ है गाड़ी एक्चुअली है किसकी? ए की। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ए, बी क्या बोल रहा है? सीखो कि ये गाड़ी मेरी है, और ए ने कुछ भी मना किया नहीं। और बाद में अगर ये गाड़ी अगर सी को बेच देता है, कौन? बी, तो ऐसा माना जाएगा कि बी का कंसेंट था। या फिर आप इसका कोई गलती नहीं, क्योंकि भाई इसने कुछ ना बोलना, ये डीम टू बी अज्यूम करना कि भाई ओनरशिप ये देना चाहता है या इसकी गाड़ी इसने मान लिया है। ये हमने कुछ पढ़ा था स्टॉपल में। स्टॉपल मतलब ये डीम टू बी अज्यूम कर लो यार, ऐसे हो चुका है, ठीक है ना? मतलब पार्टनर्स में भी हमने देखा था। तो बहुत सारी बात है कि एक स्टॉपल वाला कि पार्टनर होता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, कि दो लोग ऐसे ही होते हैं, तीन लोग, सब यहाँ पे अपन डी को ऐड कर देते हैं, घूमने जाएंगे और डी इनका पार्टनर नहीं, ए भी बोलेगा अरे डी तो हमारा पार्टनर है, और सी, और डी मना नहीं कर रहा है। सी को जब ए और बी उसके सामने बोल रहे कि डी हमारा पार्टनर, और डी मना नहीं कर रहा है, ठीक है? और सी डी को जानता है, इस को पता चला कि डी पार्टनर है, इसलिए इस भरोसे पे सी ने क्या किया? ए बी के फॉर्म में पैसा डाला। अब मैं आपको पार्टनरशिप भी रिवाइज कर रहा हूं, बहुत सारी चीज रिवाइज होगी, बहुत सारी, और आपको ये जरूरी, ये वर्ड समझना जरूरी है। तो मुझे बताओ क्या डी लाइबल रहेगा भले वो पार्टनर नहीं था? आंसर इज यस, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इस टॉपल वाला वर्ड यहाँ पे भी आता है, ठीक है? जबकि तुमने, तुम्हारे सामने बोला गया, तुमने किसी भी प्रकार से उसको डिनाई नहीं किया, इसका मतलब एक्सेप्ट किया, ठीक है? एनीवेज, तो आप इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट पे आओ। बेसिक वर्ड याद रखना, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है बेटा सर्टन लेवल पे, ओके? जो भी बंदा ड्रॉवर, मेकर, एक्सेप्टर, इंडोर्सर, उसे जब में साइन एंड डिलीवर द इंस्ट्रूमेंट टू अदर पर्सन एंड लिविंग द इंस्ट्रूमेंट होलली ब्लैंक, या तो फिर उस पे लिख के देंगे इनकम्प्लीट, इतना लिख देना। और जो होल्डर होता है, जिसके पास बिल जाता है, उसको कंप्लीट करने का अधिकार है स्टॉपल के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल। खत्म हो गया? थोड़ा बहुत समझा आपको एवरीबॉडी? अब ऐसे तो नहीं रहेगा कि चैप्टर 7 पे कोई ऐसे डर है, ये वाला पॉइंट वापस से रिवाइज हो गया? यस और नो? यस। अब हम आगे जाएंगे बेटा, हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। दूसरा पूछा था एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको पेपर में सेक्शन याद नहीं आता है तो डोंट वरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सवाल है तो आप लिखना एज पर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 where the instrument may be constructed either promissory note और bills of exchange। देख भाई क्या बता रहा हूं, ये दोनों वर्ड याद रखना बेटा, promissory note और bills of exchange।
एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, ए बी को उसे पैसा दे रहा था, ठीक है, या मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट इन दोनों के बीच में ड्रॉ हुआ है, अब वो प्रॉमिसरी नोट है या आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, यही नहीं पता, दोनों में कंफ्यूजन है। और जैसे ही कंफ्यूजन वर्ड आ गया तो एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब वेग, कंफ्यूजन, यही मतलब होता है बेटा इसका। वेयर इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्ट्रक्टेड आइदर, या तो प्रॉमिसरी नोट है नहीं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, द होल्डर में एट हिज क्या बेटा इलेक्शन, मतलब उसके हिसाब से, डिस्क्रिप्शन बोलो, उसके पावर के हिसाब से, ट्रीट इट आइदर, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझना है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रीट कर, प्रॉमिसरी नोट समझना है तो प्रॉमिसरी नोट ट्रीट करो, वो होल्डर अपने हिसाब से डिसाइड करने वाला है। एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल बी देयर फॉरवर्ड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। सर ये एम्बिगुअस हमको आज तक समझा ही नहीं क्या है, वापस एक बार बताओ ना बेटा। ऐसे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करता है वो इधर प्रॉमिसरी नोट होगा या बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा, होल्डर, जो बिल जिसके पास जाएगा वो उसको ट्रीट करेगा। उसने बोला बीओई तो बीओई, उसने बोला प्रोमिसरी नोट तो प्रोमिसरी नोट, उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन तब तक तो पता नहीं, कंफ्यूजन है, इसीलिए उसको वेग, एम्बिग्वियस कहा गया है। Thus, instrument which is vague and cannot be clearly identified either as bills of exchange या promissory note, ना तो उसे bills of exchange समझ पा रहे ना promissory note, is an ambiguous instrument, उसे ambiguous instrument कहा जाएगा। In other words, such an instrument may be constructed either promissory note नहीं तो bills of exchange। सेक्शन 17 प्रोवाइड करता है होल्डर में उसके डिस्क्रिप्शन, मतलब उसके पावर में जो है उसे ट्रीट कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को बीओई या प्रॉमिसरी नोट, वही घुमा फिरा के बोला है, एंड उसके बाद वही ट्रीट होगा, दैट्स ऑल बेटा। यहाँ पे तुम्हारा ये सवाल खत्म हुआ, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। मुझे बताओ लेक्चर देखने का फायदा हो रहा है ना, तो आपको अपने लिए करना है बस। आप 7वां चैप्टर यार कब करोगे या पूरा देखते बैठोगे, लेकिन पूरा पढ़ते वक्त समझ में नहीं आता कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब मॉक टेस्ट में आ गया तो इंपॉर्टेंट है। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट और क्या पूछा था, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। अगर आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट होता है तो बस थोड़ा एक से को याद कर लेना। चलो भाई और बहनों, आगे बढ़ते हम लोग आगे की क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था दोस्तों, 4 मार्क्स के लिए। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जिन बच्चों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे डील करना है नहीं पता, वो जरूर इस क्वेश्चन को शांति से देखिएगा और पढ़िएगा करके। आप भी पढ़ो, मैं आपके लिए एक बार रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अद्विक परचेस मोबाइल फ्रॉम भानु, ठीक है भाई, एक परचेस का विषय है। अद्विक नाम के व्यक्ति ने, ए ने बी से मतलब भानु से मोबाइल परचेस किया। ही इशूड प्रॉमिसरी नोट टू भानु which was payable on demand but no specific place for payment was mentioned on it। कहानी समझी यहां तक। अद्वित ने भानु से मोबाइल परचेस किया, उसने ये तक वो बोला कि पेबल ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड का मतलब समझता है, जब भानु मांगेगा तब अद्विक को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन वहां पे कोई भी स्पेसिफिक प्लेस मेंशन नहीं था। ओके, ऑन मैच्योरिटी भानु डिड नॉट प्रेजेंट द प्रॉमिसरी नोट फॉर पेमेंट। देखो भानु को किसने प्रॉमिस किया था, अद्विक ने, कि मैं आपको पैसा दूंगा। तो मैच्योरिटी डेट आया तो भानु ने बोलना चाहिए था अद्विक को कि भाई चलो ये बिल लो और मेरे को पैसा दो करके, ठीक है। एज प्रॉमिसरी नोट वाज नॉट ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वेदर, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट को अच्छी तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किया गया, मांगा ही नहीं गया पैसा, तो आपको इंस्टीट्यूट पूछ रही है सवाल, वेदर अद्विक वुड डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो बच्चों को ये क्वेश्चन भी नहीं समझता, डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी बोला, उनको लगता कॉन्ट्रैक्ट वाला सवाल है क्या, लेकिन नीचे क्लियरली दिया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा वो छोड़ो, कुछ कुछ बच्चे सीए कर रहे लेकिन डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी नहीं समझता, आधे बच्चों को समझ गया। डिस्चार्ज मतलब मुक्त कर देना। क्या अद्वैत, देखो कहानी समझे, ये सवाल है। अब तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा, इसका आंसर आ रहा है क्या तुम्हें, एमटीपी, और ये मान के चलो कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट आपके इसमें भी सवाल आ सकता है। लॉजिक समझा, भानु ने बिल प्रेजेंट नहीं किया, बोले प्रॉमिसरी नोट सॉरी प्रेजेंट नहीं किया, तो अद्वैत अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो गया, क्या बताओ। तो बेटा केस स्टडी है तो आपको थोड़ा बहुत प्रोविजन लिखना पड़ेगा, फैक्ट ऑफ द केस, और लास्ट में कंक्लूजन। और इंस्टीट्यूट ने भले ऐसे हेडर नहीं दिए, लेकिन वैसे आईसीआई का लिखने का तरीका है। देखो सेक्शन 64 नहीं आता है, टेंशन मत लो। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमने 3 ही चीजें देखी बेटा अब तक। क्या क्या देखा, एक प्रॉमिसरी नोट देखा, एक चेक देखा, और एक क्या देखा बेटा, बिल बीओई देखा। ये 3 चीजें होती है करके। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू मेकर, एक्सेप्टर और ड्रॉवी देयर ऑफ रिस्पेक्टिवली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ होल्डर हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। ठीक है भाई, जो भी चीज है वो आपको प्रेजेंट तो करना है, मस्ट बी प्रेजेंट, ऐसे बात तो आई है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। In default of such a presentment, the other party thereto are not liable thereon to the holder। वाओ, यहाँ पे एक प्रोविजन आ गया कि अगर आपने प्रेजेंट नहीं किया तो दूसरी पार्टी लाइबल रहेगी नहीं, और ये प्रोविजन आपको पढ़ना है। भले पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तुमने याद नहीं आ रहा अभी, ये याद रख के जाना पेपर में।
However, where promissory note is payable on demand, वाह वाह वाह, लेकिन यहां पे एक पॉइंट दिया प्रोविजन में प्रोवाइडेड कि अगर तुम्हारा प्रोमिसरी नोट ऑन डिमांड था एंड नॉट पेएबल एट स्पेसिफिक प्लेस, और कोई भी स्पेसिफिक प्लेस मेंशन नहीं है, नॉट प्रेजेंट, नो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू क्या बेटा चार्ज द मेकर देयर ऑफ, तो भाई यहां पे प्रेजेंटमेंट की जरूरत ही नहीं थी करके, तो आप लोग नोट कर लीजिए बेटा। ये यहां तक का प्रोविजन क्लियरली क्या बोलता है कि अगर, इसलिए बच्चों को ना लॉ में कंफ्यूजन होता है, जिस बच्चे ने सिर्फ इतना पढ़ा नॉर्मल, तो वो तो बोलेगा कि सर वो लाइबिलिटी से मुक्त हो गया, इतना यस आंसर रहेगा, लेकिन वो गलत है। आप ये प्रोविजन लिखिए, जरूर है भाई प्रेजेंटमेंट करना है, प्रेजेंट नहीं किया तो खत्म, सामने वाला मुक्त हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा रुकिए जरा, हम और एक आपको एक एक्सेप्शन दे रहे हैं। अगर आपका प्रोमिसरी नोट और पेएबल ऑन डिमांड है और उसका स्पेसिफिक प्लेस भी मेंशन नहीं है, तो प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है करके, एंड इन द इंस्टेंट केस हमारा अभी ये प्रोविजन हो गया। ये क्या था बेटा? प्रोविजन, ये प्रोविजन था। अब ये फैक्ट बता रहे, फैक्ट क्या है ये लिखो, मैं कह रहा हूं आपको इंस्टेंट केस, अब वो की जगह इंस्टेंट वर्ड लिखिए। इंस्टेंट केस, अद्विक इशूड प्रोमिसरी नोट टू भानु पेएबल ऑन डिमांड विदाउट, विदाउट क्या बेटा? मेंशनिंग एनी स्पेसिफिक प्लेस। हाँ, तो प्रोविजन में वही था, यहाँ पे ऑन डिमांड भी है और स्पेस भी, प्लेस भी मेंशन नहीं है। ओके, ऑन मैच्योरिटी प्रोमिसरी नोट वाज नॉट प्रेजेंटेड बाय भानु फॉर पेमेंट, तो अब हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे बताओ? तो कंक्लूजन, on the basis of above provision, the fact of the case, although non-presentment of promissory note for payment result in discharge maker from liability, but given case is covered under exception, किसमें cover है बेटा? exception of section 64, and hence Advik would not be discharged from liability even non-presentment by Bhanu, as the promissory note was payable on demand and no specific place for payment was mentioned। अब मुझे बताओ फायदा हो रहा है कि नहीं लेक्चर देखने का? यस और नो? अपने सारे दोस्तों को भी भेज दो। आप समझो, आपको पढ़ना है, आप होशियार हो, आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, बट ये कनेक्ट नहीं होता। अब आपको कनेक्ट क्या करना था? देखो, कुछ बच्चे जो सिर्फ नॉर्मल प्रोविजन पढ़ के गए वो यही बोलेंगे नो प्रेजेंटमेंट, तो भाई खत्म, मेरा लाइबिलिटी होल्डर का लाइबिलिटी नहीं, मतलब वो व्यक्ति का, अद्विक का लाइबिलिटी नहीं, फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी लिखा, गलत हो जाएगा आंसर बेटा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया है, ये अच्छे से करके जाओ, 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे बेटा, मैं बोल रहा हूं 4 मार्क्स की गारंटी। समझ में आ रहा है कि आपको? यहां तक तो बोल रही ठीक है, हम डिस्चार्ज कर देते उसे, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला सवाल है, और एक्सेप्शन वाला सवाल है तो सेक्शन 64 आएगा, और क्योंकि ये ऑन डिमांड है, पेएबल में अपना स्पेसिफिक प्लेस मेंशन नहीं है, खत्म, वो अद्विक लाइबल रहेगा। मजा आया बेटा? यस और नो? यस। एंड लास्ट में अब हम देखेंगे 3 मार्क्स का एक सवाल। 3 मार्क्स का एक सवाल है कि बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें तो आपको 3 में से 3 मिलने चाहिए थे। अब कुछ बच्चों को पता है कि चेक अगर डिसऑनर हुआ है ना, चेक अगर डिसऑनर हुआ तो लगा दो सर सेक्शन 138, जिंदाबाद। अच्छा सर, हमने तो ये भी लर्न करके गए कि क्या होगा, वो 2 साल तक जेल हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट, मतलब इट मे एक्सटेंड, 2 साल तक क्या हो सकता है? जेल हो सकता है, जेल, जेल क्या लिखा मैंने? 2 साल तक क्या हो सकता है? जेल हो सकता है, 2 साल तक हो सकता है जेल, इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड, नहीं तो अमाउंट कितना हो जाएगा? ट्वाइस, नहीं तो बोथ बेटा। लेकिन ये कब? ये प्रीवियस अगर एमटीपी आपने देखा तो आपको समझागा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए। शिवा ने गिफ्ट दिया 21,000 का उसकी सिस्टर को थ्रू चेक इशूड फॉर हर फेवर ऑन ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन। रक्षाबंधन थी तो भाई क्या करे, फोन पे गूगल पे नेटवर्क नहीं रहेगा, भाई ने चेकबुक निकाला, 21,000 का चेक दे दिया बहना को, और बोला कि पैसे बैंक चेक डाल दे, पैसा आ जाएगा। After onward, Shiva informed his sister not to present the check for payment and also informed the bank to stop the payment। और बाद में शिवा बोल रहा है बहन को खुद फोन करके, बहना चेक मत डिपॉजिट करना, मेरे बैंक में पैसा नहीं है, बाउंस बाउंस हो जाएगा। बहना नाराज हो गई, बहना सीए फाउंडेशन कर रही थी, बहना बोली भाई ऐसा करा, रुक, मैंने सेक्शन 138 देखा, तेरे को 2 साल तक जेल में डाल दोगी, धोखा, ऐसा मत लिखना बेटा। देखो, examining the provision of negotiable instrument 1881 decide whether Shiva's act constitute offense under section 138। बताइए क्या शिवा का एक्ट ऑफेंस माना जाएगा सेक्शन 138 के अंदर? भाई और बहनों, आंसर इज नो। देखिए क्या है सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल, आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा। एक्ट provides where check drawn by person for discharge whole or in part any debt or liability। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, इससे ही मार्क्स मिलने वाले आपको। सेक्शन 138 तो तब रोल में आता है जब हमने चेक दिया हो, किस चीज के लिए दिया हो, अगर हमें हमारी लाइबिलिटी से मुक्त होना है, होल या पार्टली। यहां पे बहना को जब चेक दिया तो लाइबिलिटी से थोड़ी ना मुक्त होना था, ये तो भाई आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन चीज थी, तो ये मेन चीज ही वहां पे नहीं है। इज रिटर्न बाय बैंक, और ये 138, ये तो पहला ये वाला पॉइंट था कि लाइबिलिटी दो, और दूसरा कैसे बाउंस होना चाहिए? ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड। ये 2 कारण रहे तो 138 लगा।
इसमें तो दोनों कारण नहीं है, तो ड्रॉवर इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, और ये हमें पता है कि अगर ऐसा रहा तो 2 साल तक उसका जेल हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट, और फाइन हो सकता है 2 टाइम ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक, या तो बोथ। सर ये तो हमने प्रीवियस एमटीपी में भी किया था, इसलिए सारे लेक्चर देखिए। इन अदर वर्ड, द लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 138 अराइज ओनली ड्रॉवर क्या बेटा had issued the check to discharge legal enforceable debt or other liability। दस ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा क्या राजा, प्रोविजन, या आप लोग बताओ कि फैक्ट ऑफ द केस। अब आप प्रोविजन लिखो और दूसरा लिखना फैक्ट, फैक्ट में लिखना कि शिवा ने बहन को चेक दिया वगैरह वगैरह, और अब आप कंक्लूजन लिखना 10 वेयर द ड्रॉवर इशू चेक एज अ गिफ्ट और चैरिटी। ये भी याद रखना, भी हो सकता है तुम्हारे पेपर में गिफ्ट नहीं तो चैरिटी दे दिया जाए, कि चैरिटी वाले को चेक दिया, बाद में बोल दिया कि पैसा ही नहीं है। यहाँ पे क्लियरली वर्ड आया कि पैसा नहीं था, इनसफिशियंसी ऑफ फंड। कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, बहुत ज्यादा होशियार होता है एक्चुअली, वो बोलते अरे इन्फॉर्म द स्टॉप पेमेंट, क्या बेटा चेक, एंड क्या बोला कि पैसा ही नहीं, बोले कि मत डाल, कि भाई तो बच्चा बोलेगा पैसा नहीं, इनसफिशिएंटली 130 लगा दो। ऐसा नहीं, गिफ्ट और चैरिटी में लगेगा ही नहीं करके। ओके, तो ये चेक नॉट लाइबल अंडर सेक्शन 138। दैट्स ऑल भाई और बहनों, हो गया हमारा एमटीपी 2। ठीक है, तो ये वहां पे उन्होंने वगा इन द इंस्टेंट केस, ये उन्होंने फैक्ट नीचे लिखा है करके। तो ये था कि गिफ्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ चेक was given gift provision of section 138 will not applicable on शिवा। दैट्स ऑल। तो एमटीपी 2 हमारा डन, एमटीपी 3 करेंगे नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपने किया है, लेकिन ये हल्के फुल्के क्वेश्चन देखते जाना, अभी भी बहुत टाइम एग्जाम को, और कोई बाद में देख रहा है तो यार चलो एक एक स्ट्रेच तुम्हारे सारे एमटीपी, मतलब एक तरफ क्वेश्चन आंसर आईसीआई ने बनाए हुए कवर हो रहे हैं, तो कंसेप्ट भी कवर हो रही है। तो यहीं पे हम रुकेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। चैप्टर नंबर 7 हमारा लॉ का चल रहा है, मॉक टेस्ट पेपर हम कवर कर रहे हैं, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। 14 मार्क्स का वेटेज है। मॉक टेस्ट जब मैं बात करता हूं, हर अटेम्प्ट के लिए मॉक टेस्ट होती है दोस्तों। जब सीए फाउंडेशन का पहला अटेम्प्ट था जून 2024, उसमें 3 मॉक टेस्ट हुए थे। वैसे तो 2 ही होते हैं, लेकिन उस अटेम्प्ट के लिए 3 मॉक टेस्ट पेपर लिए गए थे। 2 ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, उसके वीडियोस आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लीज देखिएगा। और अब हम जा रहे हैं एमटीपी 3 पे। मैं कहता हूं मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट क्वेश्चंस थे। आप जरा देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं थे, 7-7 मार्क्स के। क्या बहुत बच्चों ने इस पे, जो ये जब सीरीज आप देख रहे हो बेटा, आई होप आप 1.5 पे ऑलरेडी देख रहे होगे। अगर आपके पास वक्त है तो आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों यहां पे हमें समझता है कि हम लोग, मतलब जो बच्चे फेल हुए वो क्यों हो रहे हैं। क्योंकि बस रीड करने से चीजें नहीं होगी, आपको समझना पड़ेगा किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, इसके आगे के वीडियोस, ओके, मतलब ये जो मैं नोट से पढ़ा रहा हूं, ये भी आपको अपने ऐप पे मिल जाएगा। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अमोल कासार्स AKCA, आई रिपीट, एंड्रॉइड यूजर के लिए अमोल कासार्स AKCA ऐप डाउनलोड कीजिए। सीए फाउंडेशन के टैब को सिलेक्ट कीजिए, वहां पे आपके लिए क्विज भी आने वाले हैं। अब हमने ऐप सिस्टमैटिक तरीके से बना दिया है, जो न्यू स्टूडेंट है किसी के बच्चों को तो ऑलरेडी पता है। ठीक है, और ये पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा करके। ठीक है, चलो ऐप डाउनलोड कर दीजिए। जो आईफोन यूजर है बेटा, आईफोन यूजर को माई कोचिंग ऐप डाउनलोड करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में ORG कोड दे दिया है, वो यूज करना, हो जाएगा। दोस्तों भाई और बहनों, पहला सवाल आ रहा है मॉक टेस्ट नंबर 3 का आपके सामने। 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, चौथे 4B में क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या है, रूल ऑफ कंपेंसेशन, सेक्शन 117। आईएमपी मार्क कीजिए आपके अटेम्प्ट के लिए, सेक्शन नंबर 117। अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो ये लेक्चर अभी अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों क्या पूछा गया है, उन्होंने कहा है कि बताइए, एक्सप्लेन द रूल ऑफ कंपेंसेशन पेएबल इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक। देखो ऐसे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 चीजें होती है, एक तो प्रॉमिसरी नोट होगा, नहीं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, नहीं तो चेक होगा। उन्होंने कहा कि अगर ये डिसऑनर हो गया तो क्या कंपेंसेशन देना पड़ेगा, नुकसान की भरपाई करना पड़ेगा बाय एनी पार्टी लायबल टू होल्डर और एनी इंडोर्सी कवर्ड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। भाई बताओ कि अब जो सामने वाले व्यक्ति के साथ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या आपको याद आ रहा है सेक्शन 117? नहीं आ रहा है तो अभी आईसीआई का सजेस्टेड आंसर पढ़िए, ये कंपाइलेशन में एक साथ सारी चीजें आई हुई है और आपको यही रिलेवेंट है। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स में भी बहुत पहले के पेपर कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, आपका न्यू जो सिलेबस अपडेट हुआ है, जैसे अकाउंट में भी कुछ चैप्टर उन्होंने हटा दिए हैं, जैसे कि अकाउंट करंट करके एक चैप्टर नहीं है। अगर आप बहुत जून 2024 इसके मतलब एमटीपी और यही से आप अच्छे से फॉलो करना चालू कीजिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? यस और नो, लॉ के लिए तो 100% वही करना है आपको, क्योंकि पूरा सिलेबस बदल चुका है। ओके, कुछ चैप्टर ऐड हुए और लॉ 100 मार्क्स का हो गया। तो जून के जो मैं करा रहा हूँ वो सब रिलेवेंट है आपके लिए। चलो यहाँ पे देखिए, आंसर देखते हैं। कंपेंसेशन का क्या सीन है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में चीजें बना के भी रखी है। सवाल क्या था बेटा, सेक्शन 117 चल रहा है, कंपेंसेशन
डिसऑनर अगर हुआ, क्या डिसऑनर हुआ सर? एक तो प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नहीं तो चेक। क्या आपको समझा मेरा क्वेश्चन क्या था? यस और नो? ये शॉर्ट में मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, पेपर में है तो याद रखना। डिसऑनर अगर हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, तो सेक्शन 117 से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछा डायरेक्टली, तो आपको क्या आंसर लिखना है जरा समझिएगा। As per section 117 of the Negotiable Instrument Act, compensation payable in case of dishonor of promissory note, bills of exchange or check by any party liable to the holder या तो endorsee shall be determined by the following rules। तो अब आपको कुछ रूल्स दिए बेटा, और ये तो जनरल था। अब रूल नंबर 1 क्या है देखो। The holder is entitled to amount due upon the instrument together with क्या बेटा, expenses properly incurred, presenting, noting और protesting। पहला एकदम सिंपल पॉइंट है देखो, जिसके पास बिल है ना होल्डर, सपोज मैं आपको भी समझा के बताता हूं ताकि याद रह जाए। मैंने कहा ना ये एमटीबी बहुत अच्छा है, आप समझिएगा। ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे, बी ने एक्सेप्ट किया और ए को वापस दे दिया, तो ए कौन हो गया बेटा? ड्रॉवर। मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से बता रहा हूं, समझ। और बी कौन हो गया? ड्रॉवी। कौन हो गया? ड्रॉवी। ड्यू डेट पे ड्रॉवर जाता है ड्रॉई के पास, कहता है भाई मुझे पैसा दे, और ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया, तो इसे क्या कहा जाएगा? बिल डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो सपोज 5,000 का बिल था और उसको ड्रॉवर ने नोटरी पब्लिक से नोटिंग भी करवा लिया। नोटिंग चार्जेस आपने सुना होगा, तो 100 रुपया नोटिंग चार्जेस दिया। तो मुझे बताओ ड्रॉई कितना पैसा देगा, या तो ड्रॉवर कितना पैसा लेने का अधिकार रखेगा? 5,000, 100 रुपया कि 5,100? आपका आंसर क्या रहेगा? 5,100। तो पहला पॉइंट यही कहा गया है। देखो ये तो मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल दिया है ना। होल्डर इज इंटाइटल, लैंग्वेज को समझिए, होल्डर इज इंटाइटल टू रिसीव, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000 वो तो रहेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा जो आपने कुछ पे किया है, नोटिंग चार्जेस हो या फिर आप एक्स्ट्रा टाइम रुके तो इंटरेस्ट हो, ये सारी चीजें लेने का अधिकार जो होल्डर है, जिसके साथ गलत हुआ, वो रखता है करके। पहला पॉइंट कंपेंसेशन का याद रहेगा बेटा। द होल्डर इज इन टाइटल, अधिकार है, टू द अमाउंट ड्यू अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, जितना 5,000 एग्जांपल है 5,000 बाकी था, वो अमाउंट ड्यू अपॉन द इंस्ट्रूमेंट टुगेदर विथ एक्सपेंसेस प्रॉपरली इंकर्ड इन पर प्रेजेंटिंग, नोटिंग और प्रोटेस्टिंग। क्या बेटा? प्रोटेस्टिंग इट, मतलब जो भी खर्चा उसने किया हुआ है वो सारा वो लेने का अधिकार रखता है। पहला रूल खत्म हो गया कंपनसेशन का। बोलो यस सर, समझा है क्या? हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा है। When person charge reside at a place different from at which the instrument was payable, the holder is entitled to receive such a sum at the current rate of exchange between two places। मतलब सर यही एग्जांपल हम कंटिन्यू रखते हैं बेटा, यही एग्जांपल हम कंटिन्यू रखते हैं। ड्रॉवर रहता है यूएसए में, ड्रॉई रहता है इंडिया में। 10 तारीख को पैसा देना था, 10 तारीख को डॉलर का सपोज रेट चल रहा था, $1 के मुकाबले इंडियन रुपीस चल रहे थे 80 रुपए। उसने उस दिन पैसा नहीं दिया। कौन सी तारीख को? 10 तारीख को। भाई साहब ने पैसा दिया 15 तारीख, 20 तारीख, कभी भी। तो याद रखना बेटा, तब डॉलर का भाव अगर 82 रुपीज हो गया, 83 रुपीज हो गया, कुछ लेना देना नहीं। ये जो पॉइंट है ना, बहुत बच्चों के बाउंसर जाता है, ये समझ भी नहीं आता क्या है बेटा। ये तो तुम्हें समझ रहा, सीए फाउंडेशन के बच्चे हो, वो क्या कह रहे हैं देखो। when person charge reside at place different from which the instrument was payable, वो लोग अलग अलग जगह पे रह रहे। तो जो होल्डर है ना, जिसके पास बिल है, जैसे ड्रॉवर, मैं यूएसए में रहता हूं, ठीक है, ड्रॉई इंडिया में रहता है। अब क्या करना पड़ेगा? होल्डर रिसीव सच अमाउंट एट करंट रेट, अंडरलाइन करना करंट रेट को, करंट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू क्या बेटा? प्लेसेस। अब मैं बता रहा हूं, वापस एक बार समझिए, दूसरा पॉइंट मेरे साथ ही लर्न कर लीजिए बेटा। ये जो होल्डर है वो कहां पे रहता है? डिफरेंट प्लेस पे रहता है, याद रखना। दूसरा, तो उस होल्डर को कौन से रेट पे पैसा देना पड़ेगा? एक चीज याद रखो, करंट एक्सचेंज रेट पे। कौन से एक्सचेंज रेट पे? करंट एक्सचेंज रेट पे। मतलब सर अगर सपोज एग्जांपल देके कंप्लीट करा रहा हूं, देखो ए ये ड्रॉवर है और बी कौन है बेटा? ड्रॉई है। तो बिल किसने ड्रॉ किया बताओ? तो ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे। कितना पैसा लेना था? $1,000 लेना था। कितना बेटा? $1,000। और जिस दिन पैसा, सपोज 10 दिसंबर को पैसा मिलना वाला था, ड्यू डेट था 10 दिसंबर, और 10 दिसंबर का एक्सचेंज रेट चल रहा था 80 रुपया। $1 के बदले में कितना? 80 रुपया। तो ये जो बी है, होल्डर ऑफ बिल, उसको 10 तारीख को कितना रुपया मिलता रुपीज में अगर बात करूं तो? 80,000 रुपीज। रुपीज के टर्म में देखो कैसे निकाला सर? $1,000 इंटू $1 कितने का था बेटा? 80 रुपए का। तो मुझे कितना पैसा मिला रहेगा? 80,000 रुपीज बी को देने पड़ते। किसको? ए को। लेकिन बी ने पैसा दिया नहीं, डिसऑनर हो गया। वो चेक हो, प्रॉमिसरी नोट हो या कुछ भी हो। तो देखो बेटा, ये समझाना पड़ रहा है।
यहाँ पे बहुत अच्छे इसे थियरी समझते हैं, बट थियरी भी लेकिन आपको याद तो रहना चाहिए। भले जिसको रहेगा अभी एक एक्स्ट्रा स्पीड पे देख रहे हो सकता है इस पे केस स्टडी बन जाए, इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं मैं। तो आपने अगर ये पॉइंट किया तो 7 मार्क्स आपके जेब में रहेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने 10 तारीख को पैसा नहीं दिया, पैसा 15 तारीख को, 15 दिसंबर को दे रहा है, और 15 दिसंबर को करंट रेट चल रहा है 82 रुपीज $1 के लिए। तो कितना पैसा बी को चुकाना पड़ेगा? बी को भी 82,000 के हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा। सिंपल है ना भाई, $1,000 तो लेगा ये से भी, तो $1,000 इंटू कितना रेट चल रहा है 82,000 का पेमेंट आ जाएगा, मतलब रुपीज में बी को करना पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट, करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। कौन सा बेटा? करंट एक्सचेंज रेट। दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। पहला देखो कंपेंसेशन के रूल, सेक्शन 117 याद करो, आईएमपी बेटा। बाकी इस चैप्टर में कुछ याद रहे या ना रहे, मैं भी ज्यादा टाइम दे रहा हूं। देखो 8-10 मिनट हो गए, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये मैं डायरेक्ट लर्न करवा दूंगा। कंपेंसेशन इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, इस पे आपको हो सकता है केस स्टडी भी बना के दे। तो मैंने पहला आपको कहा कि जो होल्डर ऑफ बिल है, जिसकी गलती नहीं है, अगर ड्रॉई ने गलती किया तो होल्डर को प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो भी खर्चा उसने किया है नोटिंग के लिए वो भी रिसीव करने का वो अधिकार रखता है। दूसरा, होल्डर ऑफ बिल अगर दो अलग अलग प्लेस पे रह रहे हैं तो करंट एक्सचेंज रेट से उसे पैसा लेने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ बेटा, यस। तीसरा पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, देखो। ओके, an endorser who being liable has paid the amount due on the same is entitled to the amount so paid with interest 18% per amount from the date of payment until the tender realized thereof together with all expenses caused by the dishonor and payment। अब मैं तुम्हें ये भी समझा के बताता हूं, बहुत बार ये पढ़ के नहीं समझता, इंस्टीट्यूट का ही लैंग्वेज है, मॉड्यूल ही है, आईसीआई का सजेस्टेड आंसर ही है। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि क्या सीन क्या है, ये थर्ड पॉइंट है क्या, समझिए बेटा। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कहानी है, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कहानी है। ये ए पार्टी है, ये ए पार्टी है, समझना, ये पॉइंट पे तुम्हें लर्न करवा के दूंगा। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, ठीक है, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया 10,000 रुपए का। कितने का बेटा? 10,000 रुपए का। तो अब मुझे बताओ, ए कौन हो गया? ड्रॉवर। मैं कह रहा हूं ये तीनों के तीनों पॉइंट हो जाएंगे। बी कौन हो गया? ड्रॉवी। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। अब ड्रॉवी ने साइन कर दिया, बिल किसके पास आ गया? ए के पास। क्या मुझे बताओ, ए किसी थर्ड पार्टी को ये बिल दे सकता है क्या? हाँ दे सकता है भाई। तो ए ने क्या किया? सी को ये बिल इंडोर्स कर दिया। क्या कर दिया? सी को ये बिल इंडोर्स कर दिया। तो इंडोर्स अगर कर दिया, इंडोर्स अगर कर दिया तो ए हो गया इंडोर्सर और सी हो गया इंडोर्सी। क्या हो गया बेटा? इंडोर्सी। कंसेप्ट समझो तभी ये लर्न होगा। अब मेरा सिंपल सवाल है, सी ने क्या कहा, ए ने क्या कहा सी को, भाई ड्यू डेट पे तू क्या करना, बी के पास जाना और पैसा ले लेना, बी के पास जाना और पैसा ले लेना। लेकिन हम तो वही कंसेप्ट पढ़ रहे, सी बी के पास गया और बी ने पैसा नहीं दिया, इसका मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया? डिसऑनर। तो हम तो कंपेंसेशन का रूल पढ़ रहे, तो अब क्या लैंग्वेज होगी? बी ने पैसा नहीं दिया, सी किसके पास आएगा? ए के पास। और ए ने सपोज इसे 10,000 रुपया जो भी रहेगा नोटिंग चार्जेस का खर्चा जिसके पास बिल था उसने क्या, ए ने सब कुछ दे दिया। ए किससे पैसा लेगा? बोलो, अकाउंट का कंसेप्ट है बेटा, बताओ किसकी वजह से पैसा डूबा? बी की वजह से। सी गया, सी को पैसा नहीं मिला, सी वापस आया, बोले ए को तूने बिल दिया था भाई, डिसऑनर हो गया, दे मेरे को पैसा। ए ने पैसा चुका भी दिया। अब इस केस में जो ए है, जो इंडोर्सर है, वो किससे पैसा रिकवर करेगा? बी से, मतलब ड्रॉई से। समझ में आया? और इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट लेगा? 18%, जो पैसा इसने खुद किसको दे दिया है? इंडोर्सी को दे दिया है। ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। यहाँ पे मैं वापस पढ़ा रहा हूं, अभी आपको समझा होगा तो देखो क्या है, और मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। वैसे बहुत अभी वापस दूसरी बार पढ़ा रहा हूं, देखो। इंडोर्सर, अब लैंग्वेज समझा आपको? इंडोर्सी नहीं बोला है, क्या बोला है? इंडोर्सर, मतलब जो ऑलरेडी किसने बिल दिया है और वो डिसऑनर हो गया, तो इंडोर्सर ने पैसा दे दिया जिसको उसने इंडोर्स किया था उसको। इंडोर्सर बीइंग लाइबल हैज पेड द अमाउंट ड्यू ऑन द सेम, उसने पैसा दे दिया सी को, तो उसकी तो गलती नहीं थी, बी की गलती की वजह से बिल डिसऑनर हुआ, उसने सी को पैसा दे दिया। ए इंडोर्सर है, उसने पैसा दे दिया, तो वो अधिकार रखता है इन टाइटल टू द अमाउंट सो पेड विद इंटरेस्ट। कितना परसेंट इंटरेस्ट? 18% पर एनम के हिसाब से फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट अंटिल टेंडर और रियलाइजेशन देयरऑफ। जब तक बी पैसा नहीं देगा इसने देने के बाद से, तो उतने टाइम के लिए 18% इंटरेस्ट चार्ज होगा। समझ में आ रहा है बेटा? टुगेदर विद एक्सपेंसेस कॉज्ड बाय द डिसऑनर एंड पेमेंट, सारी चीजें, मतलब नोटिंग चार्जेस भी आएंगे, जो भी खर्चा किया है वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 18%। क्या आपने ये क्वेश्चन किया था मॉड्यूल से? और अगर नहीं तो क्या इस लेक्चर का फायदा हो रहा है? आप देखिए, ये अगर डायरेक्ट ये आने जैसा क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में,
ये कीजिए और आपके 7 मार्क्स सिक्योर कीजिए। यस और नो? समझ में आया? तीसरा पॉइंट समझा क्या बेटा? अभी देखो रिवीजन को बहुत सिंपल है। होल्डर इज पहला पॉइंट सिंपल है, होल्डर इंटाइटल टू जो मेन अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? जो होल्डर है वो मतलब डिफरेंट प्लेस पे रह रहा है तो करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से दे दो। और तीसरा पॉइंट, अगर होल्डर ने बिल इंडोर्स किया तो नाउ ही इज इंडोर्सर, और वो बिल डिसऑनर हुआ तो इंडोर्सर ने अगर पेमेंट कर दिया जिसको इंडोर्स किया था, तो वो जो पैसा दिया है वो उस पे नोटिंग चार्जेस लेगा होगा वो भी, साथ में उस पे 18% से इंटरेस्ट लिया जाएगा। किससे? जिसने डिसऑनर किया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इज डन बेटा। यस और नो? यस। चौथा पॉइंट, when the person charge and such endorser reside different place। अब देखो इंडोर्सर की बात है, ठीक है, इंडोर्सर समझ में आ गया, मैं वापस नहीं बताऊंगा, कंसेप्ट तो वही है, लेकिन क्या कहा है? डिफरेंट प्लेस वाला पॉइंट आ गया कि इंडोर्सर अलग जगह पे रहता है। द इंडोर्सर इंटाइटल टू रिसीव सम ऑफ करंट एक्सचेंज रेट और टू प्लेसेस। देखो चौथा पॉइंट तो भाई बोनस था, जिसको दूसरा पॉइंट समझा, तीसरा उसने समझने का जो मैंने समझा, चौथा दूसरे से कनेक्टेड है। अगर इंडोर्सर डिफरेंट प्लेस पे रह रहा है तो करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से मिल जाएगा भाई, खत्म, डन। पांचवा पॉइंट है राजा, और इसी के साथ तुम्हारा ये मेन क्वेश्चन डन हो रहा है। 15 मिनट का डिस्कशन रहेगा लेकिन मजा आ गया सर। द पार्टी इंटाइटल टू कंपेंसेशन में ड्रॉ बिल अपॉन द पार्टी लाइबल टू कंपेंसेट हिम, पेएबल एट साइट और ऑन डिमांड फॉर द अमाउंट ड्यू हिम टुगेदर विद ऑल एक्सपेंसेस प्रॉपरली इंकर्ड टू हिम। Such bill must be accompanied with by instrument dishonor and protest thereof, if any. If such a bill is dishonor, the party dishonoring the same is liable to make compensation thereof in the same manner as the case original bills। नहीं समझा? मैं हूं बताऊंगा। लैंग्वेज तो पढ़ लिया सर, बहुत सिंपल सी बात है। क्या हुआ समझिए, पहले 4 पॉइंट आपको समझे, मैं पहला ही पॉइंट बताता हूं। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, समझिए मैं आपको सब आराम से बताऊंगा। कितने का बिल ड्रॉ किया? 10,000 का। तो ए हो गया होल्डर ऑफ बिल, ड्रॉवर, और बी हो गया ड्रॉइंग। ड्यू डेट के बी के पास जाता है और ए और बी पैसा नहीं देता, 10,000 का बिल डिसऑनर कर दिया। कौन सा सेक्शन आ गया? 117। और इसने खर्चा किया नोटिंग पे 1,000 रुपए का। तो अब मुझे बताओ ए बी से कितना पैसा मांगेगा? 11,000 रुपए मांगेगा। लेकिन बी बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है। तो ए क्या करता है? ठीक है भाई नहीं है ना, तो अब मैं न्यू बिल ड्रॉ करता हूं, न्यू बिल ड्रॉ करता हूं 11,000 रुपए का, तू वो एक्सेप्ट कर और उस पे साइन मार के तू 1 महीने बाद मुझे 10 नहीं अब 11,000 देगा। यही ये पॉइंट कहा है। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी इंटाइटल है बेटा कंपेंसेशन लेने के लिए, अगर सामने वाला कैश नहीं दे रहा तो कंपेंसेशन के लिए नया बिल ड्रॉ कर सकता है। समझ रहा है क्या? नया बिल ड्रॉ कर सकता है पार्टी पे, ठीक है, एट साइट और ऑन डिमांड। मतलब वो कैसा बिल हो बेटा? एट साइट मतलब जब मैं मांगू तब मुझे दे, ऐसा भी बोल सकता है। अगर टाइम देना है तो 1 महीना दो, नहीं तो फिर सीधा सीधा ऑन डिमांड वाला नया बिल ड्रॉ करो। मैंने आपको बिल दिया, 5-6 दिन बोलो, जब भी मांगूंगा 6-7 दिन बाद मुझे पैसा दे देना। तो नया बिल क्या होगा? एट साइट नहीं तो ऑन डिमांड, जितना भी अमाउंट ड्यू है। और अगर वो भी डिसऑनर हो गया, वो भी डिसऑनर हो गया, तो फिर ओरिजिनल बिल में जो जो प्रोविजन आपके पास ही लागू, एक से लेकर वो सारे रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो बस ये देने के लिए दे दिया है 5वां पॉइंट, दैट्स ऑल। मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट लोग, मेरे भाई और बहनों, क्या आपको ये कंप्लीट हुआ क्या? अब देखो मैं आपको ये एमटीपी का क्वेश्चन, इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं। आप ऐसे पढ़ो ना, क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो, सारे एमटीपीज दिए आप करो बेटा, स्पून फीडिंग मत रखो रे, डिटेल में बता रहा हूं मैं, कुछ रिवीजन नहीं करा रहा हूं। आपको पढ़ते वक्त भी ऐसे ही पढ़ना है। ये सेक्शन 117 डन। कंपेंसेशन, प्रोमिसरी नोट हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो, कुछ भी डिसऑनर हुआ तो बताओ पहला क्या है? जो होल्डर है बेटा वो अधिकार रखता है पूरा अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उस पे क्या लेना जो भी उसने खर्चा किया है नोटरी वगैरह का, ठीक है। दूसरा, जो होल्डर है वो डिफरेंट प्लेस पे रहता है तो करंट एक्सचेंज रेट से मिलेगा, या अधिकार रखता है कि करंट एक्सचेंज रेट से पैसा लेगा। फिर अगर वो इंडोर्स कर दिया बिल और डिसऑनर हुआ और इंडोर्सर ने पैसे दे दिए तो वो ड्रॉई से वो अमाउंट तो रिसीव करेगा, खर्चा भी लेगा बाकी का जो पहले पॉइंट में था, प्लस 18% पर एनम से इंटरेस्ट लेगा। लेकिन चौथा पॉइंट क्या बोलता है? अगर इंडोर्सर अलग प्लेस पे रह रहा है, इंडोर्सर और ड्रॉई डिफरेंट प्लेस पे, तो वही दूसरे पॉइंट जैसा करंट एक्सचेंज रेट से वो पैसा ले लेंगे, और कंपेंसेशन जो उसे रिसीव करना है वो उस अमाउंट का बिल भी ड्रॉ कर सकता है नया, एट साइट या ऑन डिमांड करके। और वो भी अगर डिसऑनर हुआ तो ओरिजिनल में जो जो प्रोविजन थे 1 से 4 वो वापस अप्लाई हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपको आंसर लिखना था। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए बेटा, खींचिए बेटा, और उम्मीद है आपको इसका अभी जवाब पूरा लर्न हो चुका है और याद भी रहेगा। हाँ या ना? अगर यस तो बेटा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, यस और नो, और अपने ऐप पे जरूर जुड़िए करके। ओके, अब दूसरा सवाल क्या था सर? देखिए दूसरा सवाल था, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, मतलब ये केस स्टडी बनाया हुआ था लेकिन उन्होंने घुमा फिरा के इसका जवाब दिया हुआ है। शंकर नाम का एक व्यक्ति था, उसने चेक ड्रॉ किया इन फेवर ऑफ सुरेंद्र
आफ्टर हैविंग इशूड चेक, शंकर रिक्वेस्ट कर रहा है सुरेंद्र को कि नॉट टू प्रेजेंट द चेक फॉर पेमेंट एंड गिव स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट टू बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक इशूड टू सुरेंद्र। कैसे समझा? समझा आपको कि शंकर ने चेक दिया सुरेंद्र को और सुरेंद्र को शंकर बोल रहा है भाई तू प्लीज ये बैंक पे चेक मत डिपॉजिट कर, और बैंक को फोन करके बोल रहा है कि तुम भी ये पैसा चेक सॉरी ये पेमेंट स्टॉप कर दो करके, पैसा नहीं देने का। और तुम्हें पूछा गया डायरेक्ट 7 मार्क्स के लिए सवाल है बेटा। कितने मार्क्स के लिए? 7 मार्क्स के लिए तुम्हें पूछा गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 वेदर द सेड शंकर कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस। बताओ क्या सेक्शन 138 के अंदर शंकर ने ऑफेंस किया है क्या? कौन सा सेक्शन है वो बताओ, सीधा सीधा बोल रहा हूं मैं आपको, 138 के अंदर है कि नहीं, कौन से सेक्शन के अंदर है वो बताइए। तो आपको क्या करना था, ये ऑलरेडी प्रीवियस 2 एमटीपी में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं सीधी सीधी वहां पे डायरेक्ट की बात करूंगा। सेक्शन 138 क्या कहता है बेटा, ये फैक्ट है, आप पढ़िएगा जरा, ठीक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं क्विकली लेता हूँ। फैक्ट सेक्शन 138 क्या कहता है कि पेनल प्रोविजन, पेनल मतलब पेनल्टी देनी है। कौन से केसेस? तो बेटा अगर ऐसा सीन है, once the check is drawn on account maintained by drawer with his banker for payment of any amount money to other person out of that account for the discharge of whole और पार्टली डेट और लाइबिलिटी। अगर मैंने कोई भी चेक दिया है, किस चीज के लिए दिया है कि मुझे मेरे कर्जे से मुक्त होना है, लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए कोई चेक अगर इशू किया है, और वो अगर चेक बाउंस होता है या पैसा अनपेड रहता है, किस कारण की वजह से बेटा? इनसफिशियंसी ऑफ फंड और अमाउंट एक्सीडिंग अरेंजमेंट विद द बैंक, जो भी भाई कारण है, तो फिर उसे हम क्या मानेंगे? ऑफेंस मानेंगे अंडर सेक्शन 138। और उसका पेनल्टी क्या है बेटा बताओ तो? पेनल्टी आपको पता है कि सर ट्वाइस द अमाउंट देना पड़ेगा या जेल हो सकती है, यस और नो। तो ये था सेक्शन 138। कुछ नहीं सर, बहुत सिंपल है, पहले 2 एमटीपी के उनको तुरंत आ जाएगा, नहीं समझा तो पहले लेक्चर देखिए दोनों, ठीक है, उस पर बार बार ये चीज बताइए। लेकिन सेक्शन दूसरा आ रहा है 138, सॉरी 140 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे छोटा सा 139 का भी रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा वंस द चेक इज इशूड बाय ड्रॉवर, प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रिजम्पशन मतलब ये माना जाएगा, अज्यूम किया जाएगा, merely because the drawer issue notice thereafter of the drawee, ड्रॉवर ने नोटिस दिया ड्रॉई को, और टू द बैंक स्टॉपेज ऑफ पेमेंट, इट विल नॉट प्रिक्यूर एक्शन अंडर सेक्शन 138। नॉर्मल नोटिस 138 में नहीं आता कि भाई से बोल रहा है कि थोड़े दिनों बाद डालो वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन इसका एक्सेप्शन दिया 140 में। इसीलिए ये क्वेश्चन ना बच्चों को इसका आंसर भी नहीं समझता, क्वेश्चन तो छोड़ो, इसने बोला बेटा कंफ्यूजन नहीं होने, कंफ्यूजन में मत आओ, सिंपल 138 का प्रोविजन लिखो, उसके पेनल्टी लिखो, फिर 140 लिखो। 140 138 को सपोर्ट करता है, देखो क्या है सेक्शन 140 कहता है, स्पेसिफाइज एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर ऑफ द चेक, जिसने चेक ड्रॉ किया है, फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट। 138 समझा ना आपको, प्रीवियस लेक्चर देखना। सेक्शन 140 कहता है इट शैल बी नॉट डिफेंस इन प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 दैट द ड्रॉवर हैड नो रीजन टू बिलीव व्हेन ही इशू द चेक दैट द चेक मे बी डिसऑनर ऑन प्रेजेंटमेंट फॉर द रीजन स्टेटेड इन दैट सेक्शन। ये कहता है सेक्शन 140 कि ड्रॉवर ये नहीं बोल सकता, ड्रॉवर मतलब यहाँ पे चेक की बात चल रही है, जिसने चेक दिया वो ये नहीं बोलेगा कि अरे मुझे चेक देते वक्त पता ही नहीं था कि मेरे बैंक में पैसा नहीं रहेगा उस दिन को, या मेरी सैलरी आने वाली थी लेकिन सैलरी आया ही नहीं, ऐसे कारण चलेंगे नहीं। हम इसको स्ट्रिक्टली अगेंस्ट बोलते हैं, तुम्हारा नियोजन तुमने करना चाहिए था, एक बार अगर चेक दिया तो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से चेक बाउंस होता कामा नहीं। तो आप लोगों ने, ये आपकी गलती है, सेक्शन 140 सपोर्ट कर रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है बेटा? 138 को, और वो कह रहा है कि डेफिनेटली 138 लगा दो, विषय खत्म करो। अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ शंकर, द रिक्वेस्ट टू स्टॉप पेमेंट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो आपको पूछा क्या था, क्या इससे ऑफेंस माना जाएगा? आप कहना है यस भाई इससे ऑफेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन नहीं भी याद रहे, यस और नो में जवाब था तो यस, लेकिन 138 के बारे में हमने पिछले दोनों एमटीपी में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ चीज, वो हमने देखा, वो लिखो। 138 में जनरल है, नहीं याद, 139 जनरल पॉइंट था, नहीं याद आया, छोड़ो। 140 सपोर्ट करता है 138 को कि भाई तुम्हारे पास जब तुम इशू कर रहे थे तब कुछ कारण नहीं था, बाद में ऐसे हुआ वैसे हुआ, ऐसे मत बोलो, कुछ भी किया तुम 138 में तुमको पेनल प्रोविजन हम लगाएंगे अगर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड है तो। दैट्स ऑल बेटा, यहाँ पे तुम्हारा हो गया एमटीपी 3। अब मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद मेन पेपर जून 2024 का। हो सकता है वीडियो डायरेक्टली ऐप में है तो आप डाउनलोड करके रखिए। 7 मार्क्स के 2 सवाल आए थे, क्या वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं सीए फाउंडेशन लॉ इस सब्जेक्ट का जो हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है कंपाइलर, उसमें हम 7वें चैप्टर पे है जिसमें 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा।
और हम लोगों ने अब तक 3 मॉक टेस्ट पेपर देखे। जून 2024 का जो पहला अटेम्प्ट होने वाला था, सर आप कोई भी साल में दे दो, 25, 26, 27 कोई भी साल में एग्जाम दो, लेकिन हमें मॉक टेस्ट पेपर की कंसेप्ट क्यों अच्छे से करनी चाहिए। इस अगर आपने पहले 3 वीडियो देखे होंगे ना बेटा, अब आपको समझ में आएगा कि जो मेन पेपर हुआ जून 2024 का, वहां पे 2 क्वेश्चन पूछे गए। उसमें से ये 7 मार्क्स, तो जिन बच्चों ने अगर अपने अच्छे से एमटीपी कर लिया तो 7 में से 7 मार्क्स एकदम फिक्स है, करके एकदम फिक्स है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन 6A में पूछा गया सवाल कराऊंगा, और उसके बाद लास्ट में हम लोग प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, सेक्शन 76 क्या है वो देखेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन, ये 2 कंसेप्ट आपके इस पर्टिकुलर लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया अमोल कासार एकेसी है, तो डाउनलोड कर लीजिए एंड्रॉइड वालों। और आईफोन वालों को कैसे ऐप डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चीजें दी हुई है। तो प्लीज ऐप पे आ जाइए, बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, वहां पे आपको क्विज मिलेंगे, वो क्विज सॉल्व कीजिए। धीरे धीरे अभी वो अपडेट होना चालू हो गए, तो आप अच्छी तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा था ये रहा, और ये मेन एग्जाम का क्वेश्चन है भाई। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था। मिस्टर वाई इशूड चेक ऑफ रुपीज 10,000 टू मिस्टर जेड was dishonored by bank because Y did not have enough fund in his account and has no authority to overdraw। ना तो उसका भाई करंट अकाउंट होगा कि वो एक्स्ट्रा ओवरड्रॉ भी नहीं कर सकता है ना, ओवरड्राफ्ट भी नहीं कर सकता, और उसके अकाउंट में पैसे भी नहीं थे, तो बट ऑब्वियस सी बात है चेक तो बाउंस हो जाएगा। ठीक है, एग्जामाइंड एज पर प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, बताइए आप प्रोविजन के हिसाब से कि इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा। और 2 बातें दी थी। पहला सिनारियो दिया था, मिस्टर वाई इज लाइबल फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। इज मिस्टर वाई लाइबल? अगर यस, तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सच एन ऑफेंस? तो बताइए। तो यहां पे बेटा सेक्शन 138 का आपको प्रोविजन लिखना है। याद है वो, चेक का ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफेंस, या तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। यस और नो? आई होप तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि पिछले एमटीपी में ये सब कवर हो गया। और एक बात, दूसरा ये सवाल था, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ वाई इशूड चेक एज अ डोनेशन? अब जिन बच्चों ने तीनों एमटीपी किए, वहां पे एक क्वेश्चन ऐसे भी बनाया हुआ था कि अगर आप डोनेशन के लिए चेक देते हो, गिफ्ट देते हो, ठीक है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन देते हो, कोई भी हो, एज ए सिक्योरिटी देते हो, और उस चेक, उस केस में अगर इनसफिशियंसी ऑफ फंड की वजह से भी डिसऑनर हुआ, तो भी सेक्शन 138 एप्लीकेबल होता नहीं। तो 138 कब एप्लीकेबल होगा? 138 का प्रोविजन लिखना पड़ेगा कि जब अगर हम चेक देंगे, किस चीज के लिए? हमें हमारे कर्जे से मुक्त होना है, ठीक है ना। उस केस में अगर इनसफिशियंसी ऑफ फंड की वजह से चेक बाउंस हो, तो ही 138 रोल में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। सर कैसे आंसर लिखना था? देखो बेटा, ये वाला प्रोविजन है। पहले तो उन्होंने लिखा है, वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय पर्सन ऑन अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद अ बैंकर। क्यों चेक ड्रॉ किया था? फॉर द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन फ्रॉम दैट अकाउंट फॉर डिस्चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़े बेटा, डिस्चार्ज होल और इन पार्ट एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। ठीक है, क्यों चेक दिया गया था ये देखो, ये पीडीएफ आपको बेटा ऐप पे मिलेंगे। ऐप डाउनलोड करो, कैटेगरी में सीए फाउंडेशन सिलेक्ट करना आप, ये और इंस्टीट्यूट का आंसर है, ये कोई मेरा आंसर नहीं करके। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? यस और नो? यस। लेकिन ब्रैकेट में क्या दिया, ये प्रोविजन याद रखना, अगर आपने डेट से, कर्जे से मुक्त होने के लिए चेक इशू किया था, अ चेक गिवन एज अ गिफ्ट, डोनेशन, सिक्योरिटी और इन डिस्चार्ज ऑफ मियर मॉरल ऑब्लिगेशन या इलीगल कंसिडरेशन, कुछ भी हो, वुड बी आउटसाइड द पर्यू ऑफ दिस सेक्शन। कौन से सेक्शन? 138 से बाहर रहेगा। किस काम के लिए अगर चेक दिया होगा? तो एज अ गिफ्ट, एज अ डोनेशन, एज अ सिक्योरिटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, इलीगल कंसिडरेशन, तो उसमें 138 आएगा ही नहीं। किस चीज में आएगा? तो ये वाला पॉइंट। ये क्लियर है बेटा? लिखता आएगा भी आंसर। ओके, इज रिटर्न बाय बैंक एज अनपेड। आपने चेक दिया था डेट को डिस्चार्ज करने के लिए, लेकिन वो अनपेड रिटर्न हो गया। इधर बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू ऑनर द चेक। या तो आपके अकाउंट में पैसा था ही नहीं, इनसफिशिएंट अमाउंट था, इतना पैसा था नहीं कि वो चेक को ऑनर कर पाए, ये एक सिनारियो। दूसरा, that exceed the amount arranged to be paid from that account by agreement made with that bank। तो भाई ये चीज मतलब इन एक समझिए कि आपके बैंक अकाउंट में पैसों की इनसफिशियंसी की वजह से, या आपने अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं किया, चेक बाउंस हो गया, रिटर्न चला गया, अनपेड चला गया। लेकिन कौन से केस में बेटा? बार बार बोल रहा हूं, ये डेट लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होने के लिए। और उस केस में अगर चेक वापस जाता है, सच अ पर्सन इज लाइबल shall be deemed to be a committed offense। तो हम मानेंगे कि उसने ऑफेंस किया है, and shall be punished with the imprisonment for term which may extend to 2 year।
ये प्रोविजन है बेटा, ये हमने पिछले एमटीपी में किया है, ये अभी जिन्होंने सारे लेक्चर किए होंगे उन बच्चों को समझ में आ रहा है कि हाँ सर इजी करके। आपको 2 साल तक एक्सटेंड, ये लैंग्वेज मैंने बताया था, 2 साल मत लिखना, जेल हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल जो एक्सटेंड हो सकता है अप टू 2 ईयर, और फाइन लग सकता है जो वो भी एक्सटेंड होगा, ट्वाइस मत लिखना, विच मे एक्सटेंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ, ये लिखवा के दिया था ना मैंने। एक तो जेल विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर, अप टू 2 ईयर, फाइन विच मे एक्सटेंड ट्वाइस द अमाउंट, या तो दोनों। अब इन द इंस्टेंट केस तो ये हो गया प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस। और इस पर्टिकुलर में आंसर क्या लिखना था, पहले केस में भाई ने चेक इशू किया था, वॉज डिसऑनर बाय बैंक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड एंड इन हिज अकाउंट एंड ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड ऑफेंस एंड शैल बी punished with imprisonment for term which may extend to 2 year, देखो लैंग्वेज देखो बेटा, may extend to 2 years, और फाइन विच में एक्सटेंड टू 20,000। 20,000 क्यों बोला है बेटा, क्योंकि अमाउंट कितना था चेक का, 10,000, और हमने बोला ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब कितना, में एक्सटेंड 20,000 तक फाइन लग सकता है, या तो दोनों। केस 1 का आंसर डन। केस 2, केस 2 में क्या पूछा था, लेकिन सपोज क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर गिफ्ट दिया है तो, यस, अ चेक गिवन एज अ गिफ्ट और डोनेशन सिक्योरिटी, अभी आप ये पूरा प्रोविजन लिख रहे हो, डिस्चार्ज मेयर मॉरल ऑब्लिगेशन इलीगल कंसिडरेशन, जितना याद है उतना लिखो, would be outside the purview of this section. Hence, if Y issue check as a donation to Mr. Z, he shall not be liable under section 138। हो गया तुम्हारा जून 2024 का पेपर का 7 मार्क के क्वेश्चन का डिस्कशन, दैट्स ऑल। और आपको लिखते आएगा, कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा, ज्यादा टेंशन मत लो, जितना आप रिलैक्स रहोगे उतनी चीजें आपके फेवर में आएगी, और जितना पैनिक रहोगे बेटा उतना फिर वो टेंशन ही आने वाला है। ठीक है एवरीबॉडी, चलो सर ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा बताइए, सेक्शन 76 क्या था, मैं आपको क्विकली बताने की कोशिश करूंगा और आपको प्रोविजन ध्यान में आ जाए इतनी उम्मीद रखूंगा। जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। और चौथा पेपर चल रहा है, कंपनीज एक्ट पूरी कंप्लीट तरीके से मतलब डन कर दिया हमने अभी, वो 21 और ये 14, 35 मार्क्स तो डन, 5 मार्क्स और कुछ कर ले पासिंग के लिए, तो सर मतलब इतना तो पेपर आएगा ही आपको, यस और नो। और कॉन्फिडेंस रखे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट तो बोनस है ना, डरिए मत। चलो, अब प्रोमिसरी नोट, सिंपल सी बात है, इस पे गौर कीजिएगा। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट में क्या होता है बेटा, एक व्यक्ति ए ने कोई प्रोमिसरी नोट दिया है, तो ये जो ड्रॉवर है, ये जो प्रोमिसरी नोट बना रहा है, ये खुद बोल रहा है कि मैं तुझे पैसा दूंगा। ठीक है, किसको, बी को। समझ में आ रहा है, अगर ये प्रोमिसरी नोट ड्रॉ कर रहा है तो ये प्रॉमिस कर रहा है बी को कि मैं तुझे पैसा दूंगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या पूछा है देखो, पेबल सर्टन पीरियड आफ्टर साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू मेकर देयर ऑफ फॉर पेमेंट। उन्होंने कहा कि अगर प्रॉमिसरी नोट दिया है तो बी ने वो डेट के वक्त, जो डेट ड्यू डेट था, तो बी ने आना चाहिए और ए के पास वो चेक, वो प्रॉमिसरी नोट क्या करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए, अगर उसे पेमेंट चाहिए तो। अंडर विच सिनारियो, लेकिन आपको क्या पूछा गया है देखो, अंडर विच सिनारियो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी एंड इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर एट द ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और ये यहाँ पे मेन सवाल था। उन्होंने कहा देखो भाई, अगर प्रोमिसरी नोट हम दे रहे हैं और प्रोमिसरी नोट देने के बाद हम तो क्लियर कह रहे हैं कि आपको चेक प्रेजेंट करना पड़ेगा, चेक क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा ड्यू डेट पे। लेकिन ऐसे कौन से सिनारियो है जहां पे आपने, चेक बोल रहा हूं मतलब प्रॉमिसरी नोट, प्रेजेंट नहीं भी किया, ऐसे सिनारियो बताइए, अंडर विच सिनारियो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी। तो ये जो बंदा है ना बी, उसको वो प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं हुआ तो उसे डिसऑनर माना जाएगा। आंसर बताता हूं सीधा, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। सेक्शन 76 क्या कहता है देखो बेटा, no presentment for payment is necessary, an instrument is dishonor at due date for presentment and any of the following cases। पहला देखो, ज्यादा लोड मत लो इस लैंग्वेज का, प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। इफ मेकर दैट इज ड्रॉइंग और एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट द प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखो केस याद रखना, एक केस में बता रहा हूं, जिसने बिल बनाया वो फोन ही नहीं उठा रहा है, या इंटेंशनली रोक रहा है खुद को, क्या, कि आप वो चेक प्रेजेंट ही ना कर पाओ, आप उस तक पहुंच ही ना पाओ। तो इंटेंशनली अगर मेकर कोई कांड करता है और आप चेक प्रेजेंट नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आपने चेक नहीं भी प्रेजेंट किया तो वो कंडीशन हम हटा देंगे। इसमें भले चेक प्रेजेंट नहीं हुआ तो भी मेकर की गलती माना जाएगी और आपका चेक डिसऑनर माना जाएगा। बहुत बार क्या होता है, आपको आपकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता, तू तो आया ही नहीं जिस दिन को बुलाया, अब दिन निकल गया तो तू जा। कंफ्यूजन हो रहा है, देखो हमेशा याद रखो, मेकर मतलब जिसको पैसा देना था, किस पे ड्रॉ किया, प्रोमिसरी नोट बी पे, और बोला 10 फरवरी को आ, बी 10 फरवरी को आता है, लेकिन ए उसको इंटेंशनली अवॉइड कर रहा है,
क्या बाद में ए बोल सकता है बी टाइम पे नहीं आया तो मैं अब लायबल नहीं हूं? नहीं बेटा, बी आया था, तूने अवॉइड किया, तो इस केस में प्रेजेंट मेंट का कोई जरूरत ही नहीं है। समझा? यस और नो? यस सर। थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है बट ठीक है भाई, ये क्वेश्चन 76 एक बार कर लो, टेंशन नहीं रहेगा। इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेएबल एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, ही क्लोज सच प्लेस ऑन बिजनेस डे ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स। मेकर ने बोला कि इस जगह पे आ, ये बंदा गया वहां पे लेकिन वो था ही नहीं, बिजनेस आवर्स में बिजनेस बंद करके बैठा है। तो किसकी गलती? उसी की गलती जिसने बनाया था। तो नॉन प्रेजेंटमेंट की वजह से तेरा बिल ऐसे माना ही नहीं जाएगा कि प्रॉब्लम है, वो सही रहेगा, और डिसऑनर उसकी गलती की वजह से हुआ तो उसे भरपाई करना पड़ेगा। ठीक है। इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेएबल एट सम स्पेसिफिक प्लेस, नहीं देखो बेटा क्या बोला है कि अगर इंस्ट्रूमेंट पेएबल है कोई स्पेसिफिक प्लेस पे, नाइदर ही नॉर एनी पर्सन ऑथोराइज्ड टू पे इट अटेंड सच अ प्लेस ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर। उसने बोला कि XYZ जगह पे आके रुकना, उस दिन में तुझे वहां पे पैसा दे दूंगा, और ये बंदा उस जगह पे गया, ना तो ये व्यक्ति आया ना तो उसका कोई ऑथोराइज पर्सन या एजेंट आया, तो माना जाएगा भाई इस सामने वाले व्यक्ति की कोई भी गलती नहीं है। And last, if the instrument not being payable at any specific place, uh, he cannot after due such be found, और उसने particular efforts लिए और उसे मिला ही नहीं। कहाँ पे वो मिलेगा बंदा? मतलब उसने बोला कि यार जहाँ पे वो जिस जिस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहां पे भी गए, वहां पे भी वो व्यक्ति नहीं मिला। खत्म। तो अब 4 पॉइंट याद करते हैं। मुझे पता है ये थोड़ा ना कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे जाते हैं ऐसे। अब दिया है मेन क्वेश्चन में आ गया, सेक्शन 76 क्या है देखो। पहले क्वेश्चन पे आओ। देखो 30% भी गया ना बेटा, मतलब आंसर लिखते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई लेक्चर किया और बाद में वैसे तो बचता ही नहीं है, लेकिन हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट 30, 40, 50, 60% तो भी रिटेन रह जाए। सवाल ये था कि प्रोमिसरी नोट पेएबल एट सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर फॉर पेमेंट, कि आपको वो प्रेजेंट करना पड़ेगा किसको? मेकर को, तो ही पेमेंट होगा। अंडर विच सिनारियो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन ऐसे कौन से सिनारियो जहां पे अभी आपको प्रेजेंट नहीं करना, वो खुद लाके दे, ठीक है, बार बार आपको जाना ना पड़े। तो ये पहला तो सेक्शन 76 लाना रोल में, है ना, कहां पे प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, तो क्या लाओगे? सेक्शन 76। और क्या बताओगे अगर मेकर इंटेंशनली उसे अवॉइड कर रहा है सामने वाले व्यक्ति को? बिजनेस प्लेस पे बुलाया लेकिन वो बिजनेस प्लेस, वो बिजनेस ड्यूरिंग बिजनेस आवर बंद है। कोई स्पेसिफिक प्लेस पे बुलाया लेकिन ना तो व्यक्ति गया ना तो उसका ऑथराइज पर्सन गया पे मेकर का, तो खत्म। अभी वो प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं, तुझे पैसा देके देना पड़ेगा, खुद जाके देना पड़ेगा। और ये अगर प्लेस ही मेंशन नहीं है, उसने जेन्यून एफर्ट लिया और फिर भी नहीं मिला कुछ, तो ये वाला क्वेश्चन था, ये लिख दिया तो भी चलेगा बेटा। एज अगेंस्ट एनी पार्टी sought to charge therewith if he has, if any party sought to be charged therewith if he has engaged to pay notwithstanding non presentment। अगर खुद बोलता है बेटा कि notwithstanding भड़ में जाए, तो प्रेजेंट में प्रेजेंट मत कर, कोई देने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा और मैं खुद पैसा देके जाऊंगा। अगर वो पार्टी खुद एग्री कर रहा है, क्या बोला? वो पार्टी खुद बोल रहा है, ऐसा बिल बनाया है, सेक्शन 76 बोलता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। बाकी लॉ क्या बोलता है भाड़ में जाए। मैं बोलता हूं कि तुझे बिल प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, मैं खुद आके तुझे पैसा दे दूंगा, खत्म। और अगेंस्ट एनी पार्टी आफ्टर मैच्योरिटी विथ नॉलेज दैट इंस्ट्रूमेंट हैज बीन प्रेजेंटेड, ही मेक पार्ट ऑन अकाउंट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट। क्या हुआ बेटा? मैं जनरल बता देता हूं, फिर आप एक बार रीड कर लेना, आपको एक ही पॉइंट है डी वाला, कि मैंने आधा पैसा दिया और बोला खुद खुद जाए, उसने प्रेजेंट नहीं किया, पेमेंट देने को आया नहीं, ड्यू डेट से एक दिन पहले मैं गया, बोला यार 10,000 लेना था, 2,000 ले भाई, और ना मैं तेरे को बचा हुआ 8,000 4 दिन बाद दूंगा, 4 दिन बाद आके दूंगा। तो अब जब इसने पार्ट पेमेंट किया और ये खुद कहा कि भाई 4 दिन बाद आके मैं तेरे को 8,000 दे दूंगा, तो अब ये सामने वाले पार्टी को प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल सी बात है। देखो नॉर्मली प्रेजेंट करना पड़ता है, लेकिन ये बंदा खुद बोल रहा है, पार्ट पेमेंट किया और बोला कि यार बाकी का मैं तुझे बाद में दे दूंगा, तो उस बाकी के पैसों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। और promise to pay amount due whole or in part or otherwise waive his right to take advantage or of any default in presentment for payment। और खुद बोलता है कि अब तुझे प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं वेव कर रहा हूँ, वेव मतलब छोड़ रहा हूँ, तूने यहाँ वो राइट छोड़ रहा हूँ मेरा, तू प्रेजेंट नहीं करेगा फिर भी पैसा मैं लाके दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। दैट्स ऑल। एज अगेंस्ट द ड्रॉवर इफ ड्रॉवर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम वांट सच अ प्रेजेंटेशन। और ये नहीं लिखा तो भी चलेगा बेटा, तो 3 पॉइंट ऊपर के 2 पॉइंट लिख लिए तो भी चल जाएगा। मतलब ये ना बहुत दिमाग में घुसता है, लेकिन सिंपल है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि यूजुअली प्रोमिसरी नोट को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे कौन से सिनारियो जहां पे प्रेजेंट नहीं किया फिर भी, देखो अंडर विच सिनारियो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी, और आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये वाले 4 पॉइंट याद रखना। पहले इंटेंशनली प्लेस बोला, बिजनेस प्लेस बंद था, है ना, उस टाइम पे स्पेसिफिक प्लेस पे बोला, वो गया ही नहीं मेकर, या तो उसका ऑथराइज पर्सन ने गया, या स्पेसिफिक प्लेस मेंशन नहीं था, उसने एफर्ट्स लिए, सर्च किया सामने वाले बंदे ने, लेकिन प्रेजेंटमेंट के लिए कोई था ही नहीं। तो इस केस में
जरूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट करो बाद में आपको पैसा देना पड़ेगा। बिली ऐसा ड्रॉ है, प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं। दूसरा, तीसरा, पार्ट पेमेंट किया और खुद बोल रहा है मेकर कि मैं बाद में दूंगा रिमेनिंग पैसा, तो उस केस में भी प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है। तो आप जनरल एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए और खत्म कीजिए, और 76 मॉड्यूल में भी जाके डन कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजन भरा था, बट मैं बाद में कभी आऊंगा और रिवीजन लेक्चर लगे तो कवर कर दूंगा। लेकिन अभी आपके दिमाग में 76 जाना बहुत जरूरी था। जब मॉड्यूल में से पढ़ा है तो ये कवर किया था हमने, लेकिन अब आपको जितना मैंने समझा उतना बेसिक चीजें चार्ट बना लो इसका और खत्म करो 76 को। अगर पेपर में आया तो आपको याद आना चाहिए। ठीक है, चलो यही पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका लॉ के क्वेश्चन आंसर सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों चैप्टर नंबर 7 चल रहा है और अब तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है आप यहां पे देख सकते हो। एमटीपी 1, 2, 3 और जून अटेम्प्ट का मेन पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। और यहां से हमने ये समझा कि अगर हम मॉक टेस्ट पेपर सीरियसली करते, देखो पढ़ाई तो सब बच्चे कर रहे हैं, लेकिन अगर वहां पे एमटीपी में जो मेन क्वेश्चन, वो कंसेप्ट, वो सेक्शंस अगर अच्छे से किया तो हमें मेन एग्जाम में फायदा होता है। अब हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट इसके बाद था सितंबर 2024 का, देन आफ्टर जैन 2025 एंड सो ऑन, चलते जाएगा कारवा। लेकिन जब सितंबर 2024 का अटेम्प्ट हुआ, उससे पहले 2 मॉक टेस्ट पेपर हुए और आज हम एमटीपी 1 देखने वाले सितंबर का। दोस्तों कहा जाता है सितंबर 2024 लॉ का पेपर बहुत ज्यादा लेंदी था, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट पूछे थे, लेकिन इसकी भनक, इसका अंदाजा तो एमटीपी 1 से ही लग गया था। आप देखिए, अब तक यूजुअली हमने देखा है कि सीधे सीधे 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे 7-7 मार्क्स के, लेकिन सितंबर 2024 का एमटीपी 1 यहां पे 7, 4 और 3, मतलब 3 क्वेश्चन, तो पेपर लेंदी बना दिया। हमने कंपनी भी देखा था, कंपनी में भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो याद रखो, आने वाले जो भी अटेम्प्ट है, मॉक टेस्ट पेपर को थोड़ा सीरियसली लो, पैटर्न समझो, डेफिनेटली आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे। भाई और बहनों, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज अमोल कासार से एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप आईफोन यूजर हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे स्टेप्स बताई हुई है, आपको माई कोचिंग ऐप डाउनलोड करके एक ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है, आप अपने ऐप पे पहुंच जाओगे और बहुत ज्यादा बेनिफिट वहां पे करके। तो फटाफट से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप, वहां पे डेली क्विज और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे। चलो, क्या था सर, एक 4B में 7 मार्क का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था एमटीपी में, डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चे इसे इग्नोर कर देते बेटा, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, 7 मार्क्स का। अब देखो 6A में पूछा था इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन। अब डिलीवरी, ये जो पॉइंट है ना मॉड्यूल में दिया हुआ, बच्चा उसे बहुत ऊपर ऊपर से उड़ा देता है या समझता ही नहीं है, लेकिन इस पे 4 मार्क्स का सवाल पूछा था। और 6A2 में प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड 3 मार्क्स का। मतलब ये याद रखना, कभी भी वो 7 मार्क्स का सवाल पूछेंगे तो ऐसे बंच में ही पूछेंगे, 6-1 है, 6-1-2, तो 4 और 3 7, और ये बहुत अच्छा सवाल था। तो अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपका डन हो जाएगा एमटीपी सितंबर 2024 का पहला। ठीक है, तो यहां से अब लेक्चर शुरू करते हैं और अब 1.5 की स्पीड पे आप होगे, उससे ज्यादा भी होगे। चलो फटाफट से कवर कर लेते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, रिवर्स में जाएंगे, पहले ये 3 मार्क्स का छोटा सा सवाल केस स्टडी बेस कंप्लीट करते हैं, ताकि आपको मजा आए कि कैसे सवाल पूछा गया था, ये आपको समझेगा। मॉड्यूल की बात है, सीधी सीधी मॉड्यूल की बात है बेटा। रमा एग्जीक्यूट प्रोमिसरी नोट इन फॉलोइंग फॉर्म। देखो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये मॉड्यूल के ही, मतलब जिनने अच्छे से पढ़ा उसको कोई दिक्कत नहीं, 3 में से 3 मार्क्स थे। I promise to pay a sum of rupees 10,000 after 3 months। और तुम्हें पूछा गया है कि डिसाइड करो वेदर प्रोमिसरी नोट इज वैलिड। प्रोमिसरी नोट, ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड है क्या, यस और नो। अब आप लोगों ने जेन्यून रहना है और आपका आंसर यस और नो में देना है। आंसर मत देखो, कुछ मत देखो। सर 7 मार्क्स का, 14 मार्क्स का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। राजा तू 30 मार्क्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूरी जिंदगी में इतना टेंशन ले रहा है, पूरी जान निकाल रहा है। ये 50% तो है, 30 नहीं तो 15 मार्क्स, 14 मार्क्स का चैप्टर है। यहाँ पे छोटा सा चैप्टर है, डिटेलिंग में क्यों नहीं कर रहे हो? पास होने के लिए बेटा स्ट्रैटेजी और सही सही लाइन और लेंथ से पढ़ो बेटा। समझ में आ रहा है क्या? भटको मत। इसका आंसर, सर ये प्रोमिसरी नोट वैलिड है क्या? आंसर इज नो। क्यों सर? चलो देखते बेटा, छोटा सा आंसर था, 3 में से 3 मार्क्स मिल गए, इतना ही आंसर लिखना है। ये इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है। द प्रोमिसरी नोट इज अनकंडीशनल प्रॉमिस इन राइटिंग। ठीक है भाई, ये तो बेसिक फीचर हमने लिख लिया कि प्रोमिसरी नोट अनकंडीशनल होता है, राइटिंग में होना चाहिए। इन द अबव क्वेश्चन द अमाउंट इज सर्टन। ठीक है भाई, अमाउंट तो बता दिया है, 10,000 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डेट एंड नेम ऑफ द पे इज मिसिंग। इसमें कब देना है? आफ्टर 3 मंथ्स, बट कब? आफ्टर 3 मंथ में एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक डेट है क्या? अच्छा, किसे देना है? कोई पेई का नाम है क्या? नहीं सर। thus making it bearer instrument as per the RBI Act 1934।
promissory note cannot be made payable to bearer, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अंडरलाइन करना कि ये promissory note आप bearer नहीं इशू कर सकते। और ऊपर जो स्टेटमेंट बनता है यहां पे आपने क्योंकि स्पेसिफिक डेट और पेई का नाम मेंशन नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट बेरर वाला हो गया। कौन सा स्टेटमेंट हो गया बेटा? बेरर स्टेटमेंट हो गया। और आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग आप प्रॉमिसरी नोट बेरर इशू नहीं कर सकते, वेदर ऑन डिमांड और आफ्टर सर्टेन डे। हिंस the instrument is illegal as per Reserve Bank of India Act 1934 and cannot be legally enforced. That's all भाई और बहनों। IMP कर लीजिए इस क्वेश्चन को जो MTP 24 सितंबर अटेम्प्ट का पहला है, और अपने दोस्तों के वीडियो जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। और ये देखो, ये इनडायरेक्टली आप 15-20 मिनट मेरे को हर एक एमटीपी में दे रहे हो। अगर आप वन शॉट देख रहे हो तो ठीक है भाई, मैंने कंपनी का भी वन शॉट बनाया है, इसका भी अगर देख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। डन। अगर एग्जाम में आता है 3 मार्क्स आपकी जेब में रहेंगे। यस और नो? यस, इतना सा क्वेश्चन था, एक बार देख लो, डन करो। ओके, डिफरेंस में ये लाइन काम में आएगी, प्रॉमिसरी नोट बेरर इशू नहीं होता करके, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसी के साथ हम लोग पहला वाला 7 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और मेरे साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो एक छोटा सा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बचेगा करके। सीधा सीधा क्वेश्चन था बेटा, 7 मार्क्स के लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था देखने को तो। प्रॉमिसरी नोट और बीओई, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर ये पीडीएफ आपको अपने ऐप में मिलेगा, सीए फाउंडेशन कैटेगरी सिलेक्ट करना और वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी करके। चलो ओके सर, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन क्या? प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो देखो, सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखिए, लेकिन मुझे पता है भारत में बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है और ये पॉइंट पढ़ना चालू करते हैं और छोड़ देते हैं, बोले सर आता था उदय, होता नहीं है। क्यों क्यों क्यों? टेंशन मत लो बेटा, आइए यहां पे दूसरे पॉइंट से तो करो, ये याद रहेंगे। प्रॉमिसरी नोट, देयर इज अ प्रॉमिस टू पे। यहां पे एक व्यक्ति खुद, अमोल का सर अगर आपको बोल रहे हैं मैं तुझे पैसा दूंगा तो मैं खुद प्रॉमिस कर रहा हूं, देयर इज अ प्रॉमिस टू पे। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में प्रॉमिस नहीं, ऑर्डर होता है। ड्रॉवर बोलता है मेरे ऑर्डर पे मुझे या किसी जिस पे नाम लिखा है उसको पे करना ऑन माय ऑर्डर। तो ये पहला डिफरेंस का पॉइंट था कि प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस वर्ड है और यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। चलो तो यहां पे वापस एक बार पढ़ ले बेटा, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सर ये हेडर लिखना जरूरी है क्या? देखो अगर आप स्मार्ट बच्चे हो तो खुद भी बना लोगे हेडर्स, तो भाई ये फॉर्मेलिटी लिखिए, क्योंकि आपको मेन चीज पता है कि नेचर क्या बेटा? प्रॉमिस नोट, देयर इज एन प्रॉमिस टू पे, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज देयर इज एन ऑर्डर फॉर क्या बेटा? मेकिंग पेमेंट। तो याद रखना, प्रॉमिस ऑर्डर, प्रॉमिस ऑर्डर, नेगोशिएट। आपका प्रॉमिसरी नोट नाम में ही प्रॉमिस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद रखना, ऑर्डर। पार्टीज, बहुत इजी पॉइंट है, अगेन याद रहेगा। प्रॉमिसरी नोट में 2 ही लोग होते हैं, एक तो मेकर जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, और दूसरा पे, पे मतलब जिसको पैसा देना है, दैट्स ऑल, खत्म। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं, क्या बेटा? ड्रॉवर जैसे कि सेलर, ड्रॉई बायर, और पे जिसको पैसा मिलता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रहेगा, नेचर हो गया और पार्टीज हो गया। तीसरा, एक्सेप्टेंस। प्रॉमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस एज इट इज असाइन्ड बाय पीपल अ पर्सन हु इज लायबल टू पे। सिंपल सी बात है, देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बेटा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, विदाउट एक्सेप्टेंस वो ड्राफ्ट माना जाता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने पैसा देना है, मैंने प्रॉमिसरी नोट बनाया, बात खत्म। प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्टेंस की जरूरत है ही नहीं, वो वैलिड ही माना जाता है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज नीड्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द क्या बेटा? ड्रॉई, ड्रॉई से उसका एक्सेप्टेंस रहेगा। विदाउट एक्सेप्टेंस वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट नहीं होगा, उसे क्या रहेगा? एक सिंपल सा क्या ड्राफ्ट रहेगा, ठीक है। चलो तो ये एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट। चलो 3 पॉइंट बताओ, मेरे साथ बोलो। नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ये प्रॉमिस है, ये ऑर्डर है, ये मतलब प्रॉमिसरी नोट, और ये मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे। फिर पार्टीज में मेकर और क्या? पे। यहां पे ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। फिर एक्सेप्टेंस में क्या लिखोगे कि प्रॉमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस रहेगा ड्रॉई का, ठीक है सर। ओके, पेएबल टू बेरर। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन ही हमने वैसे किया था कि प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी पेएबल टू बेरर, और वही चीज था जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया। और यहां पे कहा है क्या सर? On the other hand, bills of exchange can be drawn payable to bearer. However, it cannot be payable to bearer on demand. On demand bearer नहीं हो सकता, लेकिन हाँ नॉर्मली उसे bearer हम ड्रॉ कर सकते हैं, बस इतना लिखा है तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो भाई और बहनों, डेफिनेशन आप शॉर्टली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मेन इतना इतना लिखे तो 7 मार्क्स मिलते थे सर। हमने तो 12वीं में पढ़ा था कि 7 मार्क्स है तो 14 पॉइंट लिखो बेटा, वो 12वीं नहीं है, ये सीए फाउंडेशन है, ठीक है। 5 में से 5 पॉइंट लिखते तो भी 7 में से 7 मार्क्स आपको मिल जाते। इतना सर, यस मालिक, डन हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग है दोस्तों, और उम्मीद है आपको ये कॉन्फिडेंस लग रहा होगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा नहीं रहेगा कि मेरा एमटीपीस बाकी है, एक साथ सब कवर हो रहे हैं, चैप्टर वाइज हम डील कर रहे हैं, ठीक है। और 35 मार्क्स के करीब तो काम हो चुका है। चलो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, क्या है? एम ओज मनी टू एन, ठीक है। देयरफॉर ही मेक्स प्रॉमिसरी नोट
फॉर द अमाउंट इन फेवर ऑफ एन। ठीक है, एन को पैसा देना था, तो एम ने क्या किया, प्रोमिसरी नोट। तो ये एमटीपी में प्रोमिसरी नोट पे ज्यादा उन्होंने फोकस किया हुआ था। ठीक है, तो एम ने क्या किया बेटा, प्रोमिसरी नोट इशू किया एन को। फॉर द सेफ्टी ऑफ ट्रांसमिशन ही कट द नोट इन हाफ एंड पोस्ट वन हाफ टू एन। तो एक प्रोमिसरी नोट था, सेफ्टी के लिए उसने इसको आधा कट कर दिया, एक पार्ट उसे भेज दिया, एक खुद के पास रखा। ठीक है, he then changed his mind and called upon N to return half of the note while which he had sent, and require M to send other half of promissory note. Decide how the right of parties are to be adjusted. बच्चों को पहले तो क्वेश्चन ही नहीं समझा क्या हुआ, उनको सिर्फ एक समझा, एक प्रोमिसरी नोट है, हाफ कट किया, आधा भेज दिया, आधा रखा, बाद में बोले माइंड चेंज किया, वो भेज रहा है, वो मांग रहा है, बस खत्म। इसमें लिखे क्या बोले, और पूछा था डिसाइड हाउ द राइट ऑफ पार्टीज टू बी एडजस्टेड। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, बच्चा हिल गया, और पेपर में बहुत पैनिक हो जाते हैं। आंसर देखो बेटा, और ये क्वेश्चन ना मैं कह रहा हूं, अगर पहली बार कर रहे हो तो बस मेरा लेक्चर देखिए, याद रखिए, एग्जाम के मतलब आप 1 महीने पहले भी देख रहे हो तो भी चल जाएगा, लेकिन क्विकली देख के एक बार गो थ्रू करो, इतना सा आंसर है। तो क्वेश्चन अराइजिंग इन दिस प्रॉब्लम इज वेदर द मेकिंग प्रोमिसरी नोट इज कंप्लीट व्हेन वन हाफ ऑफ द नोट वाज डिलीवर्ड टू एन। देखो यहां पे पहला हमें चीज समझा कि जब हमारे क्वेश्चन में हमने ऑब्जर्व किया कि एम ने एन को प्रोमिसरी नोट दिया, लेकिन वो कट किया, हाफ नोट भेजा, हाफ अपने पास रखा, तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझो। पहले लाइन में हमको समझ रहा है, द क्वेश्चन अराइजिंग इन दिस प्रॉब्लम इज वेदर मेकिंग प्रोमिसरी नोट इज कंप्लीट। क्या इसे कंप्लीट माना जाएगा व्हेन वन हाफ ऑफ द नोट वाज डिलीवर, सिर्फ आधा नोट डिलीवर किया है। अंडर सेक्शन 46, तो नया सेक्शन अब जन्म ले रहा है बेटा आपके सामने इस एमटीपी के सीरीज में, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन माने जाते हैं। सेक्शन 46, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 मेकिंग प्रोमिसरी नोट इज कंप्लीटेड बाय डिलीवरी। अच्छा सर, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, अगर आप डिलीवरी करते हो तो प्रोमिसरी नोट को कंप्लीट माना जाएगा, वो एक्चुअल रहा तो भी चलेगा, कंस्ट्रक्टिव रहा तो भी चलेगा। बट delivery refers to whole of the instrument, not merely part of it. Delivery of half instrument cannot be treated as constructive या whole। तो अभी सवाल ये है कि हम लोग promissory note को कंप्लीट मानेंगे, अगर वो डिलीवर हुआ तो ओके, लेकिन वो डिलीवर फुल होना चाहिए। पार्ट डिलीवरी को हम ना तो कंस्ट्रक्टिव ना तो होल ऐसा कंसिडर करेंगे ही नहीं। इसीलिए सो द क्लेम ऑफ एन टू हैव द अदर हाफ ऑफ प्रोमिसरी नोट सेंड टू हिम इज नॉट मेंटेनेबल। जो एम है is justified demanding the return of first half sent by him. He can change his mind and refuse the send other half to क्या बेटा, promise other half of the promissory note। मतलब सर एम जो पैसा देने वाला व्यक्ति है, जिसने एन को promissory note दिया था, आधा दिया था, तो एन ये नहीं बोल सकता कि भाई तूने तो promissory note दिया, अब तू जबान से मुंह नहीं कर सकता, पैसा दे। नहीं नहीं नहीं, ये वैलिड promissory note था ही नहीं। एम ने अगर अपना माइंड चेंज किया तो उसको आधा एम मार्क सकता है, एन मार्क सकता नहीं। अब ये एम में कंफ्यूजन हो रहा है क्या बेटा, देखो एम मतलब जो आपका क्रेडिटर था, जिसको पैसा देना था, उसने हाफ प्रोमिसरी नोट भेजा। ठीक है, अभी कंक्लूजन बता रहा हूं। तो सवाल ये था कि अब आधा इसके पास है, आधा इसके पास है, कौन मांगेगा तो वैलिड है। एम ने अगर वापस मांग लिया तो वैलिड है, क्योंकि वो प्रोमिसरी नोट बना ही नहीं था। ठीक है, डिलीवरी चाहिए लेकिन फुल चाहिए, वो ऐसे पार्ट डिलीवरी नहीं चलता, तो एन का जस्टिफिकेशन नहीं है। एम अगर रिटर्न मांगे तो देना पड़े, कोई विषय नहीं, अपना माइंड चेंज कर सकता है, विषय खत्म। दैट्स ऑल भाई और बहनों, ये हो गया तुम्हारा एमटीपी। कौन से अटेम्प्ट का, सितंबर 2024 का पहला एमटीपी। 3 क्वेश्चन हमने देखे बेटा। कौन से 3 क्वेश्चन देखे, आइए यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोमिसरी नोट, डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बीओई, एक डिफरेंस बताइए। एक पार्टी प्रोमिस, यहाँ पे मेकर और पेई है, यहाँ पे ड्रॉवर ड्रॉई पेई है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी समझा ना, सेक्शन क्या देखा, 76 समथिंग। ओके, तो यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे ये वाला चीज एकदम क्विकली देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने 46, सेक्शन 46, ओके, यहाँ पे स्टार मार्क कर लेते हैं। सेक्शन 46 न्यू है तो अपन इसको देख लेंगे। क्या बोला कि ये आईएमपी करो, सेक्शन 46 क्या कि अगर पार्ट डिलीवरी जैसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसे कंप्लीट माना ही नहीं जाएगा, और जो व्यक्ति जो प्रोमिसरी है, जो मेकर है, वो जो आधा दे रहा है डिलीवरी, उसको वापस मांग सकता है। दैट्स ऑल। ठीक है, और फिर क्या देखा, प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या वैलिड है क्या, और नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट कोई भी बेरर हम इशू कर सकते हैं नहीं है करके। ठीक है, इतने 3 हो गए पॉइंट, डन। दैट्स ऑल। एमटीपी देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, एमटीपी 2, एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे अपना अब तक का जो सिनारियो है, जैन अटेम्प्ट के आएंगे तब वो देखेंगे, लेकिन यहाँ तक का तुम्हारा सारा बैकलॉग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और रिवीजन भी हो गया। चलो यही पे रुकते बेटा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीए फाउंडेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 14 मार्क्स का चैप्टर एमटीपी नंबर 2 सितंबर 2024 ये हमारा चल रहा है। अब तक हमने टोटल 4 मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आपने आई होप वो देखा होगा, वो देखिए, उससे हमें समझता है, रिवीजन हो जाता है, और वो लॉन्ग टर्म याद भी रहता है जब हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ते हैं। भाई और बहनों, जब हम बात कर रहे हैं एमटीपी
सेकेंड एमटीपी सितंबर 2024। हमें ये देख के समझ जाना चाहिए था कि क्वेश्चन यूजुअली दो पूछे जाते थे, 7 और 7, लेकिन यहाँ पे 7 4 3 ऐसे सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 यहाँ पे आपको ये पूछे गए सवाल है, ठीक है। देखेंगे सीधा हम जाएंगे, चेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कि उन्होंने पूछा व्हाट इज चेक अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, हु आर द पार्टीज इन्वॉल्व, सेकंड क्वेश्चन, एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट, तीसरा क्वेश्चन। तो ऐसे टोटल 7 मार्क्स का ये सवाल था। तो भाई चेक क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो स्पेसिफिक बैंकर पे हम ड्रॉ करते हैं, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज दैन ऑन डिमांड। तो भाई वो डिमांड पे ही पे होगा करके, अदरवाइज दैन डिमांड के मतलब बिना डिमांड के वो पे नहीं करना है, ठीक है। एंड इट्स इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक चेक होगा, ट्रंकेटेड चेक होगा, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सब इसमें ऐड होता है। तो बेसिक चेक में ज्यादा दिक्कत नहीं था, मेन यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, ये बहुत जरूरी है बेटा। पार्टीज टू चेक, देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पार्ट हमें पता है, ड्रॉवर, ड्रॉई और क्या, पे। प्रोमिसरी नोट नोट के पार्ट हमें पता है, एक मेकर है एक पे है। लेकिन चेक के पार्टीज क्या है, 3 पार्टी है बेटा। सबसे पहला है ड्रॉवर। अब नाम तो लिखना है लेकिन आपको बोलना है कि भाई कौन रहेगा ड्रॉवर। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूं बेटा, कि ये एक व्यक्ति है जिसने गुड्स सेल किए हैं, ठीक है, और ये व्यक्ति है जिसने गुड्स बाय किए हैं। इसका नाम अपन ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, और ट्रांजेक्शन हुआ था सपोज 10,000 रुपए का, ठीक है। तो मुझे बताओ चेक कौन देगा। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो कौन ड्रॉ करता था, सेलर, है ना। लेकिन अब इसके केस में सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन हो जाएगा भाई, डेटर हो जाएगा ना, क्योंकि ए को बी से पैसे लेने। क्यों समझा रहा हूं अभी थोड़ी देर में समझेगा, आपका लैंग्वेज बन जाएगा, कंसेप्ट समझो। सेलर के लिए बायर कौन हो जाएगा भाई, डेटर हो जाएगा सेलर का, है ना। तो चेक कौन देगा, तो बायर देगा ना। ये 10,000 का चेक ले लो, समझ में आ रहा है। तो कौन चेक ड्रॉ करेगा, डेटर। तो देखो यहां पे देखो ड्रॉवर कौन है, द पर्सन हु ड्रॉज चेक, दैट इज मेक द चेक। यहां पे देखो डेटर दिया हुआ है, और बहुत बच्चों के लैंग्वेज समझता नहीं डेटर क्यों। तो वही है, जिसको पैसा देना है वही तो चेक देगा। द पर्सन हु ड्रॉज चेक, दैट इज मेक्स द चेक, डेटर, हिज लाइबिलिटी इज प्राइमरी एंड कंडीशनल। ये आपको केस स्टडी में आ सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंपॉर्टेंट याद रखिए कि जो भी डेटर है, जो भी ड्रॉवर है, उसका लाइबिलिटी प्राइमरीली होता है बेटा, और कंडीशनल। अगर चेक बाउंस हुआ तो उसे पैसा देना ही पड़ेगा, कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा। तो पहला पार्टी है ड्रॉवर, और ड्रॉवर कौन रहेगा, जो खरीदता है, ठीक है। लेकिन ये चेक दे रहा है सपोज एसबीआई बैंक का, ठीक है, तो बैंक पे जाके पैसा लेना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना भी घर पे आ जाएगा। तो ये देखो ड्रॉई कौन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी बैंक अपने हिसाब से लिख लेना, मैंने एसबीआई का एग्जांपल लिया हुआ है। अ स्पेसिफिक बैंक ऑन whom check is drawn, he makes the payment of the check. In case of check, ड्रॉई इज ऑलवेज क्या बेटा, बैंकर। तो अगर आपको दूसरा पार्टी बोलना रहा तो आप चेक में सेकंड पार्टी क्या कहोगे बेटा, ड्रॉवी। और ड्रॉई कौन रहेगा, ड्रॉवी ऑलवेज क्या रहेगा, बैंक। तो पहला पार्टी क्या था, ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है, जो पर्सन हु ड्रॉस द चेक, मतलब डेटर रहेगा ड्रॉवर। ड्रॉई ऑलवेज कौन होगा, बैंक, याद रह जाएगा राजा। और तीसरा है पे। पे, द पर्सन नेम्ड इन द, जैसे इस व्यक्ति ने मेरा नाम लिखा था, सेलर का नाम लिखा था, तो जिसे पैसा मिलता है, जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट में होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, पे ही कहेंगे। द पर्सन नेम्ड इन इंस्ट्रूमेंट, द पर्सन इन हुज फेवर चेक इज इशूड, टू whom और टू whose ऑर्डर ऑफ द मनी इज और बाय द इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टेड टू बी पेड, जिसके ऑर्डर पे पेड करने का उन्होंने लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट में कि ये बंदा आया तो इसे पैसे दीजिए, इज कॉल्ड पे। द पे मे बी द ड्रॉवर हिमसेल्फ और थर्ड पार्टी। पे कोई भी हो सकता है, ड्रॉवर खुद हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करके। तो भाई और बहनों यहाँ पे इस चीज को, सेल्फ पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो पे में भी हो सकता है ड्रॉवर हिमसेल्फ, या तो थर्ड पार्टी भी हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। आपको 3 पार्टी समझे चेक के बेटा, क्या था, एक ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। देखो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा ही नाम दिख रहा है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग है। यहाँ पे ड्रॉवर कौन है, जो बायर है, मतलब डेटर। ड्रॉई कौन है, बैंक है। और पे कौन है, जिसके फेवर में चेक आया। इतना लिखो, खत्म हो गया। अब आप देखोगे इसेंशियल एलिमेंट लिखना, बहुत ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ चेक अंडर सेक्शन 6। अब चेक का सेक्शन 6 मैंने वापस बताया ना आपको, देखो कितने अल्फाबेट है बेटा, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6, सेक्शन क्या आएगा, 6। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, ऐसे कुछ मेमोरी टेक्निक है, इलॉजिकल लॉजिकल जो भी बोलो, लेकिन याद रखो, चेक चेक आया तो सेक्शन 6 तो याद रह जाएगा, है ना। चेक इज, ये एक टाइप है, एक प्रकार है, एक पार्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। दस इट शुड फुलफिल, बाकी सारे फीचर तो होने ही चाहिए, लेकिन ये 3 इसेंशियल कंडीशन है। पहला, ऑल द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंप्लीट होना चाहिए। इसमें उन्होंने सब लिख दिया, आपको बाकी कुछ लिखना ही नहीं था कि राइटिंग में होना चाहिए, फलाना ढिकना, कुछ नहीं।
एक्सेप्ट करो वगैरह कुछ नहीं। आप ये बोलना कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो होने ही चाहिए, ऑल द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक मस्ट बी ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक बैंकर, है ना, ड्रॉई, एंड इट मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांड। बस ये 3 चीजें लिखो, खत्म हो गया आंसर तुम्हारा। 7 मार्क्स का आंसर डन। क्या आपको मजा आया बेटा एवरीबॉडी? कितना सिंपल सवाल था, और आप अभी अपने मन में सबकॉन्शियस माइंड में से रखिए मत कि मेरा एमटीपी बाकी है। वन शॉट में अगर देख रहे हो तो भी खत्म हुआ, इंडिविजुअल देख रहे हो तो भी दिक्कत नहीं करके। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया चेक का कंसेप्ट, ठीक है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपके 7 मार्क्स डन, एमटीपी 2 सितंबर 24। अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन 6A पे, जो आपको पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नकुल ने प्रोमिसरी नोट ड्रॉ किया इन फेवर ऑफ सहदेव। देखो ना, प्रोमिसरी नोट मतलब क्या बेटा, ये रहा होगा, मतलब इसको पैसे देने होंगे, सहदेव से कुछ खरीदा होगा, तो नकुल बोल रहा है सहदेव को कि भाई मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूं कि इतना पैसा इस टाइम पे मैं दे दूंगा। तो नकुल ने सहदेव को प्रोमिसरी नोट दिया, कितने का, 10,000 रुपए का, एंड डिलीवर हिम, ठीक है। सहदेव इंडोर्स द प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ अर्जुन। अब समझना क्या हुआ, सहदेव को पता है कि नकुल से पैसा आने वाला है, और सहदेव को अर्जुन को पैसा देना था, तो इसने क्या किया, सहदेव ने वो प्रॉमिसरी नोट किसको दे दिया, अर्जुन को दे दिया। भाई अर्जुन, नकुल तुझे इस टाइम पे पैसा दे देगा। ये समझा ना, यहां तक समझा, ठीक है, हाँ। बट डिलीवर टू अर्जुन एजेंट, अर्जुन के एजेंट को दे दिया। अब ध्यान से समझो, नकुल ने किसको प्रॉमिसरी नोट दिया, सहदेव को। सहदेव ने किसे दिया, अर्जुन को देना था, लेकिन किसके हाथ में दिया, अर्जुन के एजेंट के हाथ में वो प्रॉमिसरी नोट डिलीवर कर दिया, इंडोर्स कर दिया। सब्सिक्वेंटली जो एजेंट था वो मर गया। देखो सीए वाले भाई ऐसे केस घुमाते कि क्या, मतलब बच्चे बोले क्या चल रहा है, ठीक है ना, समझा। अर्जुन के एजेंट को दिया, एजेंट मर गया, एंड प्रॉमिसरी नोट वाज फाउंड बाय अर्जुन इन हिज एजेंट्स टेबल ड्रॉवर। और उसके मौत पे अर्जुन गया रहेगा, बहुत दुख हुआ, गया और उसके घर पे देखा ड्रॉवर में से घूम रहा होगा, तो यार प्रॉमिसरी नोट दिख रहा है उसके नाम से, ऊपर लिखा होगा उसका नाम। तो अब क्या होता है, अर्जुन ने केस किया नकुल पे, क्योंकि अल्टीमेटली किसका नाम था, अर्जुन को कौन पैसा देने वाला था, नकुल, फॉर द रिकवरी ऑफ प्रॉमिसरी नोट, वेदर अर्जुन कैन रिकवर द अमाउंट अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बताइए क्या अर्जुन पैसा रिकवर कर पाएगा क्या? 4 मार्क्स का सवाल है बेटा। मैंने हमेशा बार बार कहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट को इज्जत दो, वो तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन ये 14 मार्क्स का चैप्टर, इसमें आपके मार्क्स बनने ही चाहिए बॉस, है ना। छोटा चैप्टर और भर भर के मार्क्स, कंपनी छोटा चैप्टर भर भर के मार्क्स, तो ये आपको बहुत सुपर करने अगर आपको लॉ में पास होना है तो। बताइए क्या होगा सर? तो एज पर सेक्शन 48 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक पेएबल टू ऑर्डर इज नेगोशिएबल बाय द होल्डर बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी देयरऑफ। तो इंडोर्स कर सकता है, ऐसा उन्होंने सेक्शन 48 के हिसाब से कहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं भी कि आप लोग जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसे इंडोर्स कर सकते हो। तो पहला सेक्शन का यहाँ पे रेफरेंस आया सेक्शन 48, ठीक है। सेक्शन याद नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। Further, delivery of instrument is essential whether instrument is payable to bearer or order for effective negotiation। अच्छा भाई, कि देखो अर्जुन को डिलीवर तो किया, यहाँ पे डिलीवरी का बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, प्रोविजन बताया हुआ है। डाउट यही रहेगा बच्चों को कि अर्जुन के हाथ में बिल नहीं दिया ना, मतलब प्रोमिसरी नोट नहीं दिया। प्रोमिसरी नोट किससे दिया गया, अर्जुन के एजेंट को। तो यही आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा। द डिलीवरी मस्ट बी वॉलेंटरी, तो डिलीवरी के बारे में बता रहे कि डिलीवर करना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो वॉलेंटरी होना चाहिए भी, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ डिलीवरी शुड बी पास द प्रॉपर्टी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द पर्सन टू हुम इट इज डिलीवर। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप को पास करना, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। द डिलीवरी कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। अब एक्चुअल डिलीवरी मतलब क्या, एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है टेक्स प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट चेंज हैंड फिजिकली। अमोल कासार ने अर्जुन को डायरेक्टली हैंड बाय हैंड फेस टू फेस दिया, ठीक है, तो ये एक्चुअल डिलीवरी हुआ। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, देखो ये भी रिवाइज हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट डिलीवर टू एजेंट, क्लर्क, सर्वेंट ऑफ द इंडोर्सी ऑन हिज बिहाफ, और व्हेन द इंडोर्सर आफ्टर इंडोर्समेंट होल्ड द इंस्ट्रूमेंट एज एन एजेंट ऑफ द इंडोर्सी। मतलब सर अगर एजेंट को दो, सर्वेंट को दो, ऑन बिहाफ किसी व्यक्ति के बिहाफ पे उसके एजेंट को दे दिया, तो उसे कौन सा डिलीवरी माना जाएगा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी माना जाएगा। तो सर ये सेकंड पैराग्राफ में तो हमने प्रोविजन ही पढ़ा। तो जब आप लिखते हो आंसर सेक्शन 48 किया, फिर हमने फर्दर डिलीवरी में मतलब समझा कि एक्चुअल डिलीवरी क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्या है, ये इंस्टीट्यूट को बताया, और फिर फैक्ट बता रहे। फैक्ट में हम बता रहे हैं कि इन द इंस्टेंट केस, मैंने कहा था बेटा केस स्टडी आया तो अब वो लिखने से बेटर इंस्टेंट लिखो। इन द इंस्टेंट केस सहदेव रिसीव्ड प्रॉमिसरी नोट फ्रॉम नकुल एंड इंडोर्स द प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ अर्जुन। और किसे डिलीवर किया, अर्जुन के एजेंट को, ठीक है भाई, ये तो ऊपर की बात लिख रहे हैं। सब्सिक्वेंटली अर्जुन का एजेंट था वो मर गया, डाइड,
and promissory note was found Arjun in his agent's table drawer. अर्जुन sued नकुल for the recovery of promissory note. तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उन्होंने लिख दिया है, तो आप भी लिखिए फैक्ट करके. अब कंक्लूजन क्या है? In order, negotiable instrument can be transferred by endorsement and delivery. A delivery to Arjun's agent is sufficient delivery of promissory note कि अर्जुन के एजेंट को भी दिया तो sufficient delivery था, constructive delivery था, ये valid माना जाएगा and इसीलिए अर्जुन ये eligible है to claim the payment of promissory note. That's all. तो भाई और बहनों, यहाँ पे तुम्हारा आंसर डन. ये दो जो पॉइंट थे ये प्रोविजन के थे, जहां पे एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बताया, इन्होंने 48 में कहा कि आप इंडोर्स कर सकते हो, बाद में फैक्ट बताया और कहा कि भले अर्जुन के एजेंट को दिया था फिर भी वो माना जाएगा वैलिड. देखो एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो काम इजी हो जाता है, यस और टेंशन नहीं रहता करके. सो ये हो गया तुम्हारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन. अब छोटा सा क्वेश्चन बचता है बेटा 3 मार्क्स का, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि ये वाला क्वेश्चन अगर बच्चा ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहा है 3 मार्क्स चले गए पास होने के लिए. इस अभी समझता है कि बच्चा क्यों फेल हो रहा है, उसको लग रहा है मैं लॉ बहुत भारी पढ़ रहा हूँ. अरे कितने बार 2 बार पढ़ लिया, लेकिन जब ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं. देखो पहले क्वेश्चन समझता है कि नहीं वो देखो पहले. तो चलो शुरू करते हैं. उत्कर्ष परचेज सम गुड्स फ्रॉम क्या बेटा सक्षम. उत्कर्ष ने नाम भी ऐसे देते, उत्कर्ष ने सक्षम से गुड्स परचेज किए 50,000 के 14 अगस्त को. याद रखना बेटा इसके बाद आने वाला डेट है 15 अगस्त और 15 अगस्त को पब्लिक हॉलीडे होता है. ये हिंट बहुत जरूरी है. सक्षम ड्रॉ बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू उत्कर्ष एंड सेंट हिम टू एक्सेप्टेंस ऑन द सेम डे एट 3 PM. और बेटा 14 तारीख को 3 बजे सक्षम ने क्या किया, देखो परचेस, देखो उत्कर्ष ने परचेस किया किससे, सक्षम से. तो सक्षम को पैसा लेना था उत्कर्ष से, तो सक्षम ने बिल ड्रॉ किया और उत्कर्ष को बोला भाई तो एक्सेप्ट कर. 3 बजे ये बात हुई है, कौन से तारीख को, 14 तारीख को. उत्कर्ष रिक्वेस्टेड सक्षम टू अलाउ हिम सम टाइम फॉर एक्सेप्टेंस. और उत्कर्ष बोला भाई ठीक है अभी तो परचेस किया है और तू लगेज बिल ड्रॉ कर रहा है, मुझे थोड़ा टाइम दे एक्सेप्टेंस के लिए. सक्षम ने 48 आवर्स दिए. उत्कर्ष कुड नॉट एक्सेप्ट टिल 16 अगस्त 3 PM. अब देखो बेटा एक दिन में कितने घंटे होते, 24. तो 14 तारीख, 15 तारीख 24, 48 आवर्स, और 16 तारीख 24 ऐड कर लो भाई कितना होगा करके 72 आवर्स, है ना. तो अब ये देखो ये जो सीन है ना, उन्होंने कहा 48 आवर्स दो करके, और 15 तारीख को तो 48 तो खत्म हो रहे हैं. ठीक है ओके. सक्षम ट्रीटेड द बिल एज डिसऑनर फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. अब हुआ क्या कि ये 16 तारीख तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया और सक्षम ने बोला कि मानता हूं कि तूने विद इन टाइम ये एक्सेप्ट नहीं किया तो ये डिसऑनर हो गया, मतलब खत्म. रेफरिंग द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वेदर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाज डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस. बताइए क्या ऐसे डिसऑनर माना जाएगा. अगर आप पहले तो एक काम कीजिए, सोचिए आपका आंसर दीजिए क्या लगता है. इसका जवाब आपको आ रहा है क्या, बोले सर नहीं क्या करें. अब पूरा पूरा पढ़ो मत, यहीं पे कंसेप्ट क्लियर कर लो, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा. देखो सिंपल है, प्रोविजन पहले पढ़ते हैं. सेक्शन 61 रोल में आ रहा है, देखो 61 63 दो सेक्शन दिया, आराम से पढ़ो, मेरे साथ समझो और खत्म करो. According to Section 61 of the Negotiable Instrument Act 1881, bills of exchange must be presented to drawee thereof for acceptance. सिंपल सी बात है भाई, ड्रॉई ने बिना एक्सेप्ट किए उसे तो ड्राफ्ट ही माना जाएगा. By person entitled to demand acceptance within reasonable time after it is drawn and business hours of business day. ठीक है भाई, लेकिन जो बंदा अभी क्रेडिटर है उसको तो पैसा लेना अधिकार है ना, ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं एक्सेप्ट करूंगा. तो जो अधिकार रखता है वो ड्रॉ करे और सामने वाला व्यक्ति रिजनेबल टाइम में उसे एक्सेप्ट भी करे. ठीक है. In default of such a presentment, no party thereto is liable thereon upon the क्या बेटा making such a default. लेकिन अगर प्रेजेंट ही नहीं किया, देखो प्रेजेंट नहीं किया तो कोई भी लाइबल नहीं रहेगा, लेकिन प्रेजेंट किया और रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट नहीं किया तो देखो समझना, बिल प्रेजेंट नहीं किया तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रेजेंट किया और एक्सेप्ट नहीं किया तो इसीलिए दूसरा सेक्शन आ रहा है 63. सेक्शन 61 कहता है कि आप प्रेजेंट कीजिए बिल, ठीक है, और सामने वाले व्यक्ति ने रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट करना. अगर प्रेजेंट नहीं किया तो किसी की भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी. और सेक्शन 63 क्या कह रहा है, सेक्शन 63 प्रोवाइड्स दैट होल्डर मस्ट इफ सो रिक्वायर्ड बाय द ड्रॉई ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू प्रेजेंट हिम फॉर एक्सेप्टेंस अलाउ द ड्रॉई 48 आवर्स, और ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूसिव पब्लिक हॉलीडे. जब आप 48 आवर्स गिनोगे तो 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे को काउंट मत करना बेटा. तो आपको यह समझना था 14 तारीख को बिल दिया, 16 तारीख को एक्सेप्ट हो रहा है, बीच में 15 अगस्त आया, ये क्या था, पब्लिक हॉलीडे. और ये प्रोविजन में लिखा हुआ है कि आप जब 48 आवर्स दोगे तो पब्लिक हॉलीडे को काउंट मत करना टू कंसीडर वेदर इट इज एक्सेप्टेड और नॉट.
इन द इंस्टेंट केस, अभी जो तुमको ऊपर केस दिया था वही लिख रहे हैं। संकर्ष ने ड्रॉ किया, संकर्ष ड्रॉ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन उत्कर्ष, ठीक है, सक्षम ड्रॉ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन उत्कर्ष on request of Utkarsh, he allowed 48 hours to accept the bill. The bill sent 3 p.m. on 14 August. Bill was not accepted in 6. ये तो हमें पता है, फैक्ट ऑफ द केस बता रहे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फैक्ट है कि यहां तक ये हुआ ही नहीं। सक्षम ट्रीटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर और नॉन एक्सेप्टेंस, ये भले ये फैक्ट है, ये ऐसा हुआ है। अब कंक्लूजन बताओ, ये है कंक्लूजन, यहां पे तुम लिखोगे कंक्लूजन। Here 15th August is public holiday, ठीक है। His 48 hours will end on 17 August and not on 16 August. Hence, the bill could not be treated as dishonor on 16th August. बेटा ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे जो 48 आवर्स है वो हम काउंट करेंगे कि 17 तारीख को खत्म हो रहे, क्योंकि 15 तारीख तो क्या हो गया, पब्लिक हॉलीडे आ गया, इसीलिए हम बिल्स को डिसऑनर मानेंगे नहीं, कुड नॉट बी ट्रीटेड एज डिसऑनर, दैट्स ऑल। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा खाना, ये वाला क्वेश्चन आईएमपी करके रखो। और अगर तुम्हारे एग्जाम में ऐसा कोई आता है 48 सेक्शन 61 63 वाला, कोई 63 बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये नोट कर लो, जितने भी मैंने एमटीपी में सेक्शन दिए ना, सब एक नोटबुक में लिखो, आपको देखो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। यस और नो, और खत्म हो गया। तो हमारा अब तक 5 एमटीपी, एक मेन पेपर डन कर दिया, सितंबर करेंगे, जैन करेंगे, और जितने भी हो भाई सब करेंगे, और इंस्टीट्यूट को समझेंगे कि वो क्या कर रहा है। ऐसे पढ़ो, दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।